टर्म 2 के अंदर पहला चैप्टर जो है चैप्टर 9 आ रहा है, किंग्स एंड क्रॉनिकल। लिखा 20 मिनट है दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं बहुत बड़ा चैप्टर है। 25 से 30 मिनट लगेगा हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। टर्म 2 के अकॉर्डिंग क्लास 12 की हिस्ट्री में चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह से क्वेश्चन आते हैं। इतना बड़ा चैप्टर है, क्या क्या पढ़े, कितना एनालाइज करें। 30 मिनट की सीरीज, वैसे तो 20 मिनट लिखा हुआ है मैंने, लेकिन कोशिश करूंगा खत्म करने की। मेन कॉन्सेप्ट को समझना, क्या क्या बताने की कोशिश करी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में मेन बात बताई गई है कि पूरी तरीके से जो मुगल किंग होते थे ना, वो अपने हिस्टोरियंस को पैसा दिया करते थे ताकि अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कुछ उन्होंने करा ना उसको लिखा जा सके। आज का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं आज से हजारों साल पहले लिखा गया था, जब भी आप पढ़ पा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाते। तो अकबर नामा, जहांगीर नामा, शाहजहां नामा, आलमगिरी नामा, बादशाह नामा, बहुत सारी चीजें थी जो लिखी गई थी। सो दैट इज वाई हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी गई है। सारी की सारी चीजें किसमें लिखी गई? क्रॉनिकल ऑर्डर में। और अगर क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी गई है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई काल क्रम अनुसार लिखा जाए तो क्रॉनिकल ऑर्डर है, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब मेन बात ये थी कि सारी चीजें क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी गई है। बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबके बारे में लिखा गया। दैट इज वाई आप आज की डेट में नहीं समझ पा रहे हो, ये क्रॉनिकल ऑर्डर है। अब कुछ कहानियां हैं जो आपको पढ़नी है, समझनी है। ऐसा ये बोला जाता है कि जो बाबर था ना, बाबर, वो अपने आप को चंगेज खान की औलाद ना बोलते हुए तैमूर की औलाद बोला करता था, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी मदर थी वो चंगेज खान से बिलोंग करती थी, डायनेस्टी से, और वो उनके जो फादर थे वो कहीं ना कहीं तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसलिए अपने आप को तैमूरिस्ट बोलते थे, क्योंकि 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही मुगल शब्द का इस्तेमाल हुआ था और यूरोपियंस लोगों ने तैमूर के परिवारों की शाखा बनाई, किस तरीके से कौन कब आया, कौन कब आया, कौन कब आया। तो इनको कहीं ना कहीं लगता था कि बाबर, जिन्होंने इतने टाइम पीरियड तक भारत पर राज किया, वो अपने आप को चंगेज खान की औलाद ना बोलते हुए तैमूर के खानदान की क्यों बोलते थे। वो एक उसके ऊपर थ्योरी है बहुत तगड़ी। छोटा सा आंसर बस इतना समझ लेना कि चंगेज खान काफी मारता था, लोगों को काट देता था, बहुत इलाकों पे उसका बहुत ज्यादा वो था, है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा वो इन द सेंस कि बहुत ज्यादा लोग उसे क्रूर समझते थे, क्रूर समझते थे। दैट इज वाई इसलिए लोग नहीं मानते थे। लेकिन अभी हमें पता ये है कि मंगोल खान इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी जो स्मृति थी वो मैसाकेर से रिलेटेड थी, बस और कुछ नहीं है। अब मेन बात ये है कि मंगोल शब्द से एक मोगली शब्द निकला। ऑफ कोर्स आप सभी लोगों ने मोगली के बारे में समझा होगा, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ सकता है कि जंगल बुक जो है उससे इंस्पायर होकर मोगली किस व्यक्ति ने लिखी, ये पेपर में आने के चांस हो सकते हैं। अब मेन बात आता है ज़ैनुद्दीन बाबर, जो ऑफ कोर्स मुगल डायनेस्टी का संस्थापक था। उसकी मातृभूमि उज्बेकिस्तान की, उसके फादर ने उसको एग्जाइल कर दिया और फाइनली वो बैटल लड़ता लड़ता काबुल में बस गया, अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में आज भी उसकी कब्र है। महारा तो वो कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, मरा इन द सेंस तो इंडिया के अंदर था, लेकिन बाद में जब उनको दफनाया गया था तो फाइनली इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा ये है कि आगरा की कब्र से निकाल के उनको उज्बेकिस्तान के अंदर, सॉरी अफगानिस्तान के अंदर उनको रखा गया, क्योंकि काबुल में उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा था 1526 के अंदर, ठीक है। बाद में वो इंडियन की टेरिटरी को ढूंढते ढूंढते, रिसोर्सेज को ढूंढते ढूंढते भारत के अंदर आ गए थे और फिर लंबे समय से फिर इनका इतिहास चलने लग गया। अब मेन बात आपको स्टोरी ये समझनी कि 1526 से लेकर 1530 तक उनकी 4 बैटल उनकी लाइफ में बहुत फेमस थी और चारों बैटल के अंदर वो विजयी हुए। सबसे पहली बैटल जो आपको समझनी है, बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोदी के साथ होती है और यही आपके पेपर में आने के चांस है। तो बाकी जो चीजें हैं वो तो आप जब आफ्टर क्लास 12 के यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करोगे तो जब आप बाकी पढ़ लेना। बैटल ऑफ प्लासी में मेन बात यह है कि इब्राहिम लोदी के साथ इसकी लड़ाई होती है आगरा में, और आगरा में जब लड़ाई होती है तो ऑफकोर्स इब्राहिम लोदी हार जाता है और बैटल ऑफ प्लासी में बाबर जीतता है। बाबर जीतता है तो ऑफकोर्स वो आपको पता है कि 1526 से लेकर 1530 तक पावर में रहता है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और फाइनली हुमायूं आता है। हुमायूं को कार्यकाल 1530 से लेकर 40 10 साल तक था। हुमायूं को भी काफी कठिनाइयां हो रही थी, छोटा बच्चा था, बाबर का भाई भी था। बाबर का भाई जो था वो सत्ता में आना चाहता था, लेकिन कैसे न कैसे करके हुमायूं सत्ता में आया। 1930 से लेकर 40 तक उसने काफी कुछ बदलाव देखे अपने साम्राज्य के अंदर, लेकिन लास्ट 40 में उसको एक बंदा मिलता
है शेरशाह सूरी, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिक्कत देने वाला। बैटल ऑफ चौरसा 26 जून 1939 के अंदर आप देख सकते हो, प्रेजेंट टाइम बक्सर के अंदर ये सिचुएटेड है। मुगल एम्पायर और सूट डायनेस्टी के बीच में आपस लड़ाई होती है और शेरशाह सूरी मुगल एम्पायर के राजा हुमायूं को मार देते हैं, मारना इन द सेंस हरा देते हैं, और सूट डायनेस्टी पूरी तरीके से इंडिया के अंदर तख्ता पलट कर देती है और काफी लंबे समय तक 15 साल तक राज करती है। बंदा भग जाता है कहाँ पे, सफावियों के पास। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर चल रही थी शेरशाह सूरी की, और उसने बंदे ने सफावियों के साथ अपना गठबंधन बना दिया, मतलब भारत से भाग गया था। तो ऐसा ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड उसने बांग्लादेश से लेके, अब बांग्लादेश का सॉरी वेस्ट बंगाल से लेके लास्ट क्या कहते हैं आपके अफगानिस्तान तक एक रोड बनाया था, दिस इज कॉल्ड द ग्रेट ट्रंक रोड। आज भी है ये, सोचिए। और वो ऐसे कहते हैं कि वो आपके अशोक के टाइम पीरियड से था, लेकिन आज भी सिचुएटेड है। तो इस बंदे ने बनाया था, मतलब शेरशाह सूरी जब सत्ता में आया तो उसने एक काम नहीं करे, बहुत सारे काम करे थे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कम इन योर एग्जाम, बहुत रेयर चांस हो सकते हैं कि आपसे पूछेंगे कि ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनाया, 1 मार्क्स से पूछने तो अलग चीज है। लेकिन अब हाल फिलहाल क्या होता है, हाल फिलहाल ये होता है कि 1556 के अंदर बंदा वापस आता है, हुमायूं वापस आता है, और उसके साथ आता है बैरम खान। बैरम खान कौन था? बैरम खान वही था जो सफावियों का सेनापति था, और बैरम खान अपने सेना लेके पहुंचता है इंडिया में, और इंडिया में बैरम खान और हुमायूं के पास तोपें थी। तो ऑफकोर्स जैसे जैसे शेरशाह सूरी की सत्ता कमजोर पड़ती चली गई, तो फाइनली बैटल ऑफ कौन से होती है, सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर 22 जून 1955 में बैटल ऑफ सरहिंद में फाइनली मुगलों की जीत होती है और हुमायूं दोबारा सत्ता में आता है। लेकिन बेचारा 1 साल ही जिंदा रहता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद आता है अकबर द ग्रेट। अकबर जिसको महान शासकों में से गिना जाता है, उसकी सत्ता आती है, और अकबर जब सत्ता पे आता है तो वो लेके आता है बहुत सारे बदलाव। 1656 से लेके 1606 तक अकबर का टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड बोला जाता है मुगलों का, जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए। बहुत सारे बदलावों में अकबर ने पूरी तरीके से अपने, अब क्योंकि वो भी छोटा था, हुमायूं उसके फादर को लग रहा था कि शायद से मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि बैरम खान ने ही उसे बैटल जिताई थी, और हुमायूं को भी सेम ऐसा लगता था। लेकिन हुमायूं ने बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में प्रूफ कर दिया था अपने आप को कि मैं कुछ हूं। लेकिन हुआ यह था कि बैरम खान उसका कांटा था, दैट इज उसने एक जर्नी के अंदर 1561 के अंदर मरवा दिया बैरम खान को, और इस तरीके से अकबर जो था पूरी तरीके से सत्ता में आ गया। सत्ता जब स्ट्रांग हुई अकबर की, तो अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज करा, जिसमें से नंबर 1 अगर आपको याद रखना तो जजिया टैक्स आप याद रखिएगा। उसने बहुत सारे बदलाव करे, बहुत सारे डेवलपमेंट करे, सिस्टम को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, स्टोरीज को लेके, इकोनॉमिक को लेके बहुत सारे बदलाव करे। इवन अब अकबर के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है, लास्ट में आपको पता है कौन आता है ना। तो ये था मेन बात, ये थी कि मुगल के इंपीरियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 16th से 17th सेंचुरी के अंदर इनका इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन बहुत सारा आया, और मुगल एम्पायर के बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंस और रिलेशनशिप बिल्ड होने चालू हो गए। मेन बात हमें यही समझना है कि मुगल एम्पायर पूरी तरीके से मिलिट्री पावर में बेस्ड था और एक्सपेंशन करे जा रहा था। औरंगजेब ऑफकोर्स सत्ता में आता है, सबसे लास्ट और सबसे क्रूर माना जाता है। 1707 के अंदर ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे जब ये मर गया तो इसकी डायनेस्टी और इसका एम्पायर खत्म होने लग गया था, मुगल एम्पायर का, क्योंकि लास्ट में बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे टर्स टाउन की बैटल में हार गए थे, और ऑफकोर्स इनको उठा के भेज दिया गया था म्यांमार, बर्मा के जेल में। लेकिन हमें ये जानना है कि जो मुगल एम्पायर का क्रॉनिकल पीरियड है ना, उसको स्टडी करने के लिए हमें सारी चीजें पढ़नी होती है, क्योंकि क्रॉनिकली हमें बताता है कि पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी द मुगल एम्पायर अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स हमें ये समझना है कि इंपॉर्टेंट सोर्स के अंदर ही किस तरीके से जो मुगल एम्पायर था वो अपने इलाके में हर किसी को एक अम्ब्रेला की तरह रखने की कोशिश करता था, और पूरी तरीके से वो चाहता था कि उसका साम्राज्य प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े। इसीलिए मुगल एम्पायर को स्टडी करने के लिए हम अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा पढ़ना जरूरी है, साथ में बादशाहनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, ये सारी चीजें, क्योंकि यही बताती है कि इनके साम्राज्य को किस तरीके से चलाया जा रहा था और किस तरीके से चीजें हो रही थी। और यहाँ पे हमें मेन समझना ये है कि लिखते समय कौन सी राइटिंग, कौन से लिटरेचर, कौन से क्रॉनिकल का इस्तेमाल हुआ था। तो क्योंकि बाबर जो था वो क्या कहते हैं आपके चिरगाई वंश से उनके माता थी, तो ऑफकोर्स उनको टर्की लैंग्वेज आती थी, तो
तो बाबर जो था उसने अपने सारा बाबरनामा या जो भी था वो सब किस में लिखा, टर्किश में लिखा। लेकिन मेन बात था कि जब आपका अकबर आ गया तो अकबर ने उस चीज को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करी। तो पर्शियन लैंग्वेज उसका अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज था और बाबर का जो था वो आपका क्या कहते हैं, टर्किश लैंग्वेज था। अब मेन बात ये हुई कि जब अकबर का टाइम पीरियड आया तो अकबर ने सारी चीजें पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाई। इवन भारत में रामायण, महाभारत, ऐसे जितने महान ग्रंथ थे उन सभी को पर्शियन में कन्वर्ट करवाया। तो कहने का मतलब जानबूझ के इस भाषा को इंपॉर्टेंट भाषा बनाया गया और फिर पांडुलिपियां तैयार करवाई गई। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई और मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए बहुत बड़ा चीज होता है, हैंड राइटिंग होती है, ऑफ कोर्स उसमें पिक्चर का यूज करा जाता है, किताब खाना अलग से बनाया गया ताकि इन पांडुलिपियों को आराम से तैयार कराया जाए। पेपर का, लिखने का, कैलीग्राफी का, उसको ग्लिटरिंग करने का, उसके टेक्स्ट्स को अच्छी तरीके से बनाने का, बुक को बांधने का, सबका अपना काम था। लेकिन मुगल के अंदर सबसे अच्छी फेवरेट और अकबर की सबसे अच्छी हैंड राइटिंग नस्तक्लिक लिपि को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। जो नस्तक्लिक लिपि थी, ये लिपि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी और आपको इसके ऊपर फोकस जरूर करना है, पेपर में जरूर आता है। तो यूज ऑफ कैलीग्राफी का मेन फोकस ही है। अब ऑफ कोर्स उस समय पेन तो होता नहीं था, तो उस समय ऐसे पेनों का इस्तेमाल करता था, इसे हम कॉलम कहते हैं, कॉलम, ठीक है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, ऑफ कोर्स जो भी बाबर, हुमायूं या अकबर की जितनी भी किताबें थी उनमें चित्र होते थे। तो ये चित्र पांडुलिपियों के अंदर ऐड करे गए ताकि जो लिखने वाली कला है वो और अच्छी लग सके, टेक्स्ट और अच्छा लग सके। दैट इज वाई जो अबुल फजल था उसने इन चित्रों को मैजिकल आर्ट का नाम दिया और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि मैजिकल आर्ट क्या है, ये बताने की कोशिश करिए। अब मैजिकल आर्ट क्योंकि ये लोग मुगल थे, मुसलमान थे और मुसलमानों के अंदर आर्ट चित्र बनाना अच्छा नहीं माना जाता था शरिया कानून के अकॉर्डिंग, ये हमें पहले से ही पता है। और यहाँ पे फिर भी ये लोग बनाया करते थे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब मुगल एम्पायर भारत के अंदर जुड़ा तो मुगल एम्पायर भारत में जुड़ने के बाद सूफिज्म से कनेक्ट होने लग गया और सूफिज्म में कनेक्ट होने की वजह से इन लोगों ने जो बड़े बड़े पेंटर, राइटर, कवि, डांस करने वाले लोग, उनको प्रोटेक्ट करा इन लोगों ने, हुमायूं ने या अकबर ने या इन लोगों ने, क्योंकि वो शरिया कानून को मानते तो थे लेकिन शरिया कानून को ऐसा लगता था उन लोगों के ऊपर कंट्रोल बना रहा है। दैट इज लाइक एग्जांपल है कि किस तरीके से ये जब क्या कहते हैं हुमायूं आपके यहाँ गया, कहाँ पे गया, सफावियों के पास गया, तो बहुत सारे क्या कहते हैं पेंटर को अपने कार्यकाल में अपनी डायनेस्टी में लेके आया था और प्रोटेक्शन के साथ लेके आया था। और अकबर ने तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि अकबरनामा और बाबरनामा अपने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाए थे, तो इसमें चित्र बनवाए थे उसने। तो ऑफ कोर्स वो चाहता था कि सारी चीज अच्छी तरीके से बने और अबुल फजल पहला व्यक्ति था जो अकबर की सारी बातों को अच्छी तरीके से कंटेन करके आईने अकबरी में दिखाने की कोशिश करता था। तो अकबर का सबसे चहेता, मैं कह सकता हूँ, लिखने वाला बंदा जो था वो अबुल फजल था। और शरिया कानून के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव जो उलमा कम्युनिटी के लोग होते थे वो अकबर की इन बातों से बिल्कुल बुरा मानते थे कि वो चित्रों का इस्तेमाल क्यों करता है। लेकिन आईने अकबरी के अंदर पूरी तरीके से इस चीज को दिखाने की कोशिश करी गई है कि मुगलों का जो कार्यकाल है वो कभी भी इस पे फोकस नहीं करता था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए अकबरनामा की 3 वॉल्यूम है। फर्स्ट पुस्तक जो है अकबर के इंसेंटर्स के बारे में है, दूसरी पुस्तक जो है अकबर के कार्यकाल के बारे में है, तीसरी पुस्तक जो है आईने अकबरी वो अकबर की आर्मी, हाउस होल्ड, रेवेन्यू और ज्योग्राफी उसके एम्पायर की, ये पूरी की पूरी है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। और जो तीसरी बुक है ना उसके भी अलग अलग पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, मंजिल आबादी, शिपा आबादी, मुगल आबादी और उसके बाद सोशल कंडीशन, ये सारी चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आईने अकबरी बुक जो तीसरी वॉल्यूम है अकबर के कार्यकाल के बारे में। इसके ऊपर इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन बहुत रेयर चांस है कि आपको इतना डीपली पूछ लिया जाए। पूछ लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखा इसको अबुल फजल ने था लेकिन अबुल फजल कंप्लीट नहीं कर पाया इसे, क्योंकि जो उनके सलीम बेटे थे अकबर के उनसे इनकी हत्या करवा दी गई थी। और हत्या किसने करी थी? वीर सिंह बुंदेले ने इनकी हत्या कर दी थी क्योंकि वो अबुल फजल को पसंद नहीं करते थे। बाद में ऑफकोर्स बादशाहनामा लिखी गई। बादशाहनामा को शाहजहांनामा ही बोला जाता है और बादशाहनामा, पाशाहनामा, शाहजहांनामा बहुत सारी चीजें बोली जाती है और उनको भी अलग अलग वॉल्यूम्स में बनाने की कोशिश करी गई। तो ये चीज जरूरी था। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन बुकों को बाद में ट्रांसलेट करवाया दूसरी लैंग्वेजेस में ताकि आज का इतिहास हम पढ़ सके। तो ऑफकोर्स हेनरी बेरविच ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अकबरनामा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अब मेन बात ये बोला जाता था कि जो जितना भी मुगल एम्पायर था वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था।
उसका पीछे एक कारण बोला ये जाता था कि शुरुआती समय से जो उनकी मदर थी उनके ऊपर भगवान की एक छाया थी। देखिए ये लोग अपने आप को एज ए रिप्रेजेंटेटिव करते थे भगवान की तरह। अगर आप इनके पीछे एक ऐसा होलो देख लो तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि इन पे भगवान की छत्र छाया पहले से ही है। और दैट इज जैसे कि बाहर के पेंटर्स में होती है ना, ये देखो जीसस के यहाँ पे, उनके मदर के यहाँ पे, तो सेम इन लोगों ने यही कॉपी करी और ये चीज इतिहास में काफी लंबे समय से चलती आ रही है। इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी थी किसी बंदे ने, उनका नाम जो है आप ये देख सकते हैं, क्या नाम है इनका, इनका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है लेकिन पुस्तक में आपकी बुक में जरूर दे रखा है इसके बारे में, किस तरीके से वो उनकी मदर कोख में थी, उनके बेटा था, फिर उन पे सूरज का प्रकाश पड़ा। दैट इज ए होलो टाइप अपने ऊपर लगाते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बताते हैं। इनके कार्यकाल के अंदर अकबर ने एक बात रखी थी, सुलह कुल। सुलह कुल में सभी धर्मों को समानता दी जाती थी, जैसे कि अशोक के टाइम पीरियड में धम्मा बनाया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको भी अपने धर्म को मानने की पावर होनी चाहिए, और इवन जो मुसलमान थे उनको इसने जिम्मी एक सिस्टम बनाया था जिसमें उनको प्रोटेक्शन मिल सके। वो एक अच्छी बात थी। अकबर ने पूरी तरीके से जजिया टैक्स को भी खत्म करा था, तो सुलह कुल का एक जीता जाता एग्जांपल है। सुलह कुल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांस है। इवन यहाँ पे दूसरे एग्जांपल है किस तरीके से औरंगजेब ने भी चर्च बनाने का, मंदिर बनाने का एक सिस्टम दिया था। अब मेन बात ये है कि पूरी तरीके से ये आगे चलते हैं, ये वाली चीजें। हाँ, ये उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ थी। राजधानियों में आगरा 1560, फतेहपुर सीकरी 1570, लाहौर 1585 और शाहजहांनामा यानी कि दिल्ली 1648। अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग बने थे। फतेहपुर सीकरी औरंगजेब के टाइम पीरियड पे और अकबर के टाइम पीरियड पे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स उनको बहुत अच्छा मानते थे, किनको, सलीम जो कब्र है गरीब नवाज की, उनको बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, इसलिए फतेहपुर सीकरी उन्होंने शिफ्ट करवा दी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी के बाद जब वो गुजरात में वॉर जीतते हैं तो बुलंद दरवाजा बनवाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर शिफ्ट करी गई थी, लाहौर शिफ्ट करी गई थी कैपिटल, ठीक है, तो वो शाहजहां के द्वारा शिफ्ट करी गई थी। उसके बाद शाहजहां ने अपनी कैपिटल फिर दोबारा दिल्ली शिफ्ट कर दी। दिल्ली का डिजाइन उसकी बेटी के द्वारा बनाया गया, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। मुगल कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट था। मुगल कोर्ट में अकबर के पास या राजा के पास जो जितना पास में बैठता था वो इतना इंपॉर्टेंट माना जाता था। और अकबर के सामने अगर कोई भी बंदा जाता था तो उसको पूजने के लिए, उसको सलाम ठोकने के लिए भी इन्होंने सिस्टम बनाया था। सिजदा, खुरनिश, चार तिस्मिल, जमीन पोश, ये भी एक अलग अलग सिस्टम था। इसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि किसको क्या क्या कहा जाता है। ये फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन है, अभिवादन करने का तरीका, ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो मुगल एम्पायर के अंदर जो राजा हुआ करते थे उनका दिनचर्या बहुत अलग सा होता था, इसलिए इन लोगों ने एक झरोका दर्शन बनाया था, ठीक है। अभी झरोका दर्शन क्या है उसके बारे में आपको स्टडी करना जरूरी है। झरोका दर्शन है क्या। अब मेन बात ये भी है कि जब राजा लोगों से मिलता था तो दीवाने आम, दीवाने खास बनाया जाता था। आम लोगों के लिए ऑडियंस हॉल, दीवाने खास खास लोगों के लिए होता था, तो वो जरूरी है हमारे लिए, जहाँ पे ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें किया करते थे। अब उसके बाद ऐसा कहा जाता था कि ये लोग अपने साम्राज्य के अंदर सिर्फ अपने ही त्योहार नहीं मनाते थे, दूसरे त्योहार भी मनाने की पूरी कोशिश किया करते थे। जिसका एक एग्जाम्पल था कि दारा शिकोह की जब शादी हुई थी तो किस तरीके से उन्होंने पूरा 32 लाख रुपया उस टाइम पीरियड पे लगा दिया, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, ऑफ कोर्स मुगलों के टाइम पीरियड पे युद्ध जीतने के बाद हर किसी को टाइटल दिया जाता था। टाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट मिर्जा करके कुछ उसका टाइटल था, आई थिंक वो टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। तो असफ खान जो था वो एक हाईएस्ट मिनिस्टर पोस्ट थी जो ये देखता था कि हर किसी को कौन सी पोस्ट मिल रही है और कौन सी पोस्ट नहीं मिल रही है। पोस्टों को खरीदा और बेचा भी जाता था, ऐसा ये कहा जाता है। तो जैसे कि जसवंत सिंह, जय सिंह, ये टाइटल मिर्जा राजे की टाइटल इनको मिली थी, ऐसा बोला जाता है। और टाइटल को खरीदा भी जाता था, नाम को बदलने के लिए भी औरंगजेब के लोग जो थे पैसा लिया करते थे, ऐसा देखने को मिला है। दूसरा, गिफ्ट के रूप में अगर आप जो भी राजा है उसकी कोई भी चीज अगर ले लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। तो इसका एक जीता जागता एग्जांपल थॉमस रे के टाइम पीरियड में था कि अगर आपको राजा के सामने आना है तो आपको कुछ पेशकश करनी पड़ेगी। थॉमस रे ने एक अंगूठी पेशकश करी थी लेकिन वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो ये एक स्टोरी बता रखी है बस। रॉयल हाउस होल्ड के अंदर हरम है, हरम जो ऑफकोर्स उनकी तीसरी पुस्तक जो थी उसमें बताने की कोशिश करते हैं। हरम जो उनकी फैमिली से रिलेटेड चीजें होती है। हरम में एक अच्छी बात ये बताई गई थी कि उनकी वाइफ के बारे में डिस्कशन करा गया था कि मेन वाइफ रॉयल फैमिली से होती थी, अगाचा जो होती थी वो अलग होती थी, अघा अलग होती थी, तो इन सबको पेंशन मिला करती थी। दैट इज वाई कहीं कहीं किताबें बता रखा है कि 3000 वाइफ है।
आई डोंट थिंक दैट ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता था। दूसरा, मुगल प्रिंसेस में बता रखा है कि ऐसा नहीं था कि वहां पे जो वुमेन्स होती थी उनका रोल नहीं होता था, तो वुमेन का रोल जो था अच्छी तरीके से मुगल एम्पायर में दिखाने की कोशिश करी गई है। मुगलों का रोल, मुगल के रोल में वुमेन्स का रोल, नूरजहां का, जहान आरा का, रोशन आरा का, सबका अपना रोल था। सभी लोगों ने, किसी ने पूरी तरीके से दिल्ली बसाई, उसका मैप दिया, किसी ने साहित्य के ऊपर काम करा, जैसे हम गुलबदन बेगम बोलते हैं, हुमायूं नामा को रिकॉर्ड करवाने के लिए, लिखने के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, ये अच्छी बात है। दूसरा मेन बात ये था कि ऐसा नहीं था कि इनका जो मुगलों का रिलेशन दूसरे लोगों के साथ नहीं था, दूसरे लोगों के साथ ईरान, राजपूत, इंडियन मुस्लिम, मराठा, इन सभी के साथ हमने देखा था रिलेशन। और ये रिलेशन में जत और सवार करके कुछ कैटेगरी बनाया करते थे, जिसमें जिनके पास ज्यादा सैनिक होते थे उनके साथ ही अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर लिया करते थे। और दूसरा, ऑफ कोर्स इन सब की अपॉइंटमेंट, अगर आपको मुगलों के टाइम पीरियड में अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी पोस्ट पे जाना, तो आप उन्हें एप्लीकेशंस लिख सकते थे, ऐसा कुछ इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। और पोस्ट, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकल जज, मिनिस्टर जनरल, ये सारी पोस्ट हुआ करती थी जो सारे काम देती थी अदालत की कार्यवाहियों को, सारी चीजों को। अब मेन बात यह है कि इनके टाइम पीरियड पे सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचाने के लिए अखबार, न्यूज ऐसी चीज हुआ करती थी जो उस टाइम पीरियड पे होती थी, जिसमें हमें क्या कहते हैं, दावा और एक और चीज हुआ करती थी, उसमें हमने स्टडी करा है। अच्छा, दूसरा ये था कि ये लोग अपने नाम के आगे हाई टाइटल इसलिए लगाते थे ताकि उस चीज को और हाई साउंडिंग टाइटल लगे। शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे बहुत सारे टाइटल जो थे वो दिखाने की कोशिश करते थे ये लोग। दूसरा ये था कि इनका दूसरे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा था, आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑल्सो भी, मतलब अपने राज्य से बाहर भी, जैसे सफावियों का ऑटोमन एम्पायर के साथ और क्रिश्चियनिटी के साथ। सफावियों का तो हमने एग्जांपल देखा था कि जब ये लोग वहां के इलाकों में क्या कहते हैं, मुगल जो हुमायूं था वो चला गया था, तो ऑफकोर्स वहां पे रिलेशन बिल्डअप करते, शादी कर ली थी हुमायूं ने। उसके बाद क्या कहते हैं, कांधार को लेके डिस्प्यूट हमेशा बना रहता था कि भाई वो इलाका किसका होना चाहिए, वो इलाका किसका नहीं होना चाहिए। तो एक बार वॉर भी हुआ था, तो वॉर होने के बाद वो प्लेस मुगलों ने जीत भी ली थी। ऑटोमन एम्पायर का रिलेशन उनसे ये था कि क्योंकि मदीना, वहां पे मक्का मदीना इंपॉर्टेंट प्लेस था, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि अकबर के टाइम पीरियड पे पैसा बहुत सारा वहां पे जाता था उसकी जगहों को बनाने के लिए, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस चीज को बंद कर दिया क्योंकि रेवेन्यू प्रॉब्लम हो रही थी। और मुगल कोर्ट का जो ज्यूइस्ट लोग हैं उनसे भी रिलेशन देखने को मिला था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वो पुर्तगाल के आसपास आके बसे थे तो उन लोगों ने इस सोसाइटी से बातचीत करी, और इवन अकबर ने कहा था कि मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उन लोगों को बुलाया था और देखना चाह रहा था कि उनके धर्मों के अंदर क्या क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो जरूर इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मेन बात यह था कि उनका साम्राज्य इतना अच्छा था, मतलब बादशाह को इतना अच्छा लगा अकबर को कि वो अपने बच्चों को ज्यूइस्ट लोगों से ट्यूशन भी पढ़वाया करता था, तो बहुत बड़ी बात है। अब क्वेश्चन जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, और इतना ही इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको समझ लेना है कि मेन चीजें क्या क्या थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन। एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड है इस चैप्टर के रिगार्डिंग में, बट इस सीरीज में हम 20 मिनट में पूरे चैप्टर में कंटेंट क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे चैप्टर के अंदर मेन देखेंगे तो बंगाल के जमींदार से लेके सारे जमींदारों के साथ जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता था, और साथ में यहाँ पे किस तरीके से जमींदारों की जमींदारी कंट्रोल करी जाती थी, और जमींदारों को कोर्ट कचहरी के अंदर क्यों रखा जाता था, अंग्रेजों ने ये सारे बंदोबस्त क्यों बनाए, उसके बारे में यहाँ पे दिक्कतें और सारी बातें बताने की कोशिश करी गई है। किस तरीके से जमींदार अंग्रेजों को पैसा दिया करते थे, मैं कह सकता हूँ पैसा था पूरी तरीके से कि जो पैसे होंगे जमींदारों के, जो ज़मीन का रेंट होता है वो अंग्रेजों को देते थे। पहले वो अपने राजाओं को देते थे, बाद में अंग्रेजों को देना चालू कर दिया था। ये पूरा इसके अंदर बताने की कोशिश करी गई है। इंडिया के अंदर सबसे पहला प्लेस जो बंगाल था जहाँ पे कैप्चर करा गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो बंगाल का हिस्सा एक नए रेवेन्यू सेटलमेंट से जाना जाता है। जैसे इन लोगों ने नया रेवेन्यू सेटलमेंट यानी कि न्यू लैंड पॉलिसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे रूल करा और इनकी ज़मीनों से टैक्स लेना चालू करा। यहाँ पे इसमें कहानी डायरेक्टली ये बताई गई है कि किस तरीके से
बंगाल के जो इलाके होते थे, अगर कोई ज़मींदार ज़मीन का टैक्स ना देता होता था तो उसकी ज़मींदारी को कंपनी क्या कर देते, नीलाम कर देती थी। अब इस ज़मींदारी के सिस्टम में लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से ज़मीन से पैसा निकाला जाएगा या ज़मीन से पैसा उगवाया जाएगा ज़मींदारों से। उस सेटलमेंट को नाम दिया गया परमानेंट सेटलमेंट, और बंगाल के लोगों ने यही करा। तो परमानेंट सेटलमेंट 1973 में बंगाल में आया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद 1820 के अंदर थॉमस मुनरो ने करा, और उसके बाद महारवाड़ी सिस्टम जो था 1822 के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं मद्रास और साथ में मुंबई के कुछ इलाकों में चलाया गया। आपकी बुक के अंदर रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महारवाड़ी सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी गई है। इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या होता था, ज़मीन का टुकड़े का एक फिक्स रेवेन्यू अंग्रेजों को देना पड़ता था। अब ये ज़मींदार का काम होता था कि वो पैसा ब्रिटिशर्स को दे। अगर वो पैसा ज़मींदार देने में नाकामयाब हो जाता था तो ऑफकोर्स उसके अंडर की जो ज़मींदारी होती थी ऑफकोर्स वो नीलाम कर दी जाती थी, और नीलाम करते समय ज़मींदार अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए फेक बोलियां लगवाते थे, और ऐसा कहा जाता था कि 95% से भी ज़्यादा बोलियां फेक होती थी, और इसकी वजह से ज़मींदार अपनी ज़मींदारी बचा लिया करता था। तो पूरे चैप्टर में कहानी जो है वो ज़मींदारों के बारे में, कि ज़मींदार किस तरीके से, राजा ज़मींदार रैयतवाड़ा कुछ भी बोलो एक ही है, किस तरीके से वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे अंग्रेजों के, जबकि वो इतने सारे पैसे वाले होते थे। और दूसरा कि जो ऑक्शन बोली के टाइम पे जो ज़मींदार की बोलियां लगाने के लिए लोग आते थे वो होते कौन थे, और ये पूरी ईस्टर्न इंडिया के अंदर उस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो रही थी वो सब हमें बताने की कोशिश इसमें करी जा रही है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी में कृषि निवेश में किस तरीके से टैक्स का पैसा बनाया जाता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स के लिए रेवेन्यू पूरी तरीके से ज़मींदारों के ऊपर डिपेंड है। ज़मींदार अगर पैसा देंगे तो ऑफकोर्स कंपनी पैसा कमाएगी, ज़मींदार अगर पैसा नहीं देंगे तो कंपनी उनकी ज़मींदारी बेच के कंपनी से पैसा उगवा लेगी। अब यहाँ पे होता यह था कि इन ज़मींदारों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। राजा, तालुकदार यानी कि बहुत सारे तालुके, और उन सभी से पैसा निकालने का ज़मींदारों का काम होता था। ज़मींदार एक नहीं बल्कि बहुत सारे गांव के मालिक होते थे, और एक हायरार्की सिस्टम होता था। परमानेंट सेटलमेंट में किसी ज़मींदारी को एक ज़मीन दे दिया, ज़मीन का पट्टा दे दिया, तो वो 20-30 सालों तक के लिए होता था। ऑफकोर्स अगर उसकी डेथ होगी तो उसका बेटा इस ज़मींदारी सिस्टम को चलाएगा। तो कंपनी जो थी फिक्स रेवेन्यू कर देती थी अनाउंस कि इतना इनकम कंपनी को चाहिए, और ये जो ज़मींदार होते थे विलेज के कई हिस्सों से पैसा वसूल करके अंग्रेजों को देते थे। अब सपोज मान लीजिए कि अंग्रेज लोग को पैसा चाहिए और ज़मींदारों को पैसा इकट्ठा करके अंग्रेजों को देना है, तो अंग्रेज जो ज़मींदार होते थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। जैसे शुरुआती समय में जो अंग्रेज पैसा मांगते थे उनसे वो बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद बहुत दिक्कत होती थी रैयत से पैसा इकट्ठा करने का ज़मींदारों को, क्योंकि रैयतों की हमेशा प्रॉब्लम यही रहती थी कि इस समय फसल अच्छी नहीं हुई है, इस टाइम पे हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई है। ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़मींदार अगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी करें तो ज़मींदारों की प्रॉब्लम यही थी कि वो अपनी ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि होता ये था कि ये लोग पूरी तरीके से जो ये कोर्ट कचहरी के अंदर ज़मींदारों को रखते थे कंट्रोल करके, क्योंकि ज़मींदार अगर अपनी शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स वो अंग्रेजों के खिलाफ भी इन फ्यूचर हो सकते हैं। इसलिए ज़मींदारों को कंट्रोल करने का, यानी कि ज़मींदारों को कंट्रोल करने का तरीका यही होता था कि उनको पूरी तरीके से उनको सीमा शुल्क लगा दिया जाए, सैनिक उनके ऊपर कंट्रोल करे, उनको कोर्ट कचहरी के अंदर एक कलेक्टर जो होगा इनके सारे काम की निगरानी रखेगा। ज़मींदारों की सारी पावर जो थी लोकल जुडिशरी यानी कि लोकल जस्टिस या न्यायाधीश के अंडर में, लोकल पुलिस के अंडर में होता था, और उसके अंदर वो कोई तरीके से ज़मींदार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। तो ये था, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले अगर कोई किसान क्या कहते हैं टैक्स नहीं देता था तो ये ज़मींदार क्या करते थे, अपने लठियार लोगों को लेके जाते थे गाँव के अंदर, और ऑफकोर्स उनसे ज़बरदस्ती पैसा वसूला करते थे, जो ऑफकोर्स अंग्रेजों को चीज़ के बारे में भनक भी नहीं लगती थी। और इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा ना हो, इसलिए ज़मींदार सिस्टम को ऐसा करा गया ताकि इनकी ज़मीन, इनके पावर को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे अब रेंट इकट्ठा करते समय एक अमला भेजा जाता, अमला ऑफिसर।
अमला ऑफिसर अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता था इन जमींदारों के पास। तो जमींदार लोग हमेशा ऐसा करते थे कि पैसा पूरा पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि जमींदार जो रैयत लोगों से पैसे इकट्ठा करना होता था वो पूरा कवर नहीं हो पाता था, और कवर ना हो पाना पूरा सही तरीके से ये अमला की 12 मासी प्रॉब्लम रहती थी कि कोई भी जमींदार अमला को पूरा पैसा टाइम से नहीं दे पाता था। और फिर इसकी वजह से ऐसा कहा जाता था कि 1978 के अंदर कंपनी बहुत घाटे में जा रही थी, लेकिन कंपनी के जो ऑनर होते थे, गवर्नर जनरल, वाइसराय जो बाद में बन गए थे, तो ऑफकोर्स उनको बहुत फ़ायदा होता था। तो अमला जब भी जाता था तो ऐसा ये कहा जाता था जोतदारों के द्वारा ये कहा जाता था कि ज़मीन जो किसान हैं वो क्या कहते हैं, इनको पैसे टाइम से चुकाए ना। अब इनको पैसे टाइम से चुकाए ना, तो जोतदारों के बीच में और रैयत के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में भी हमें समझना ज़रूरी है। तो असल में जोतदार जो होते थे वो रिच रैयत होते थे, जिन्हें हवलदार, हौलदार, जोतदार, गुंटीदार, मंडल कुछ भी बोला जाता। ये जो जोतदार होते थे वो इन किसानों के कंपैरिजन, मतलब इन ज़मींदारों के कंपैरिजन में रिच होते थे, जो ऑफकोर्स अपनी ही ज़मींदारी पे काम करते थे। इनके पास काफ़ी ज़मीनें होती थी, और ये लोग ये जो जोतदार होते थे ये लोकल गांव के अंदर रहते थे, और ऑफ कोर्स ये जो रैयत थे ये जोतदारों से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रखते थे, क्योंकि ये जो अमीर ज़मींदार हुआ करते थे ये गांव से बाहर शहर में लग्जरियस लाइफ जी रहे होते थे, और ये ऑफकोर्स किसानों से बस पैसा वसूलते थे, लेकिन दुख बीमारी कुछ भी होती थी तो जोतदार इनकी मदद करते थे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जोतदारों के खिलाफ ये किसान कभी नहीं बोलते थे, क्योंकि जब भी क्या कहते हैं अक्सर किसी भी इन ज़मींदारों की मान लो ज़मींदारी बिक रही है तो ज़्यादातर यही जोतदार ज़मींदारी खरीदने के लिए आते थे। और इवन रैयत जब भी पैसा वसूलने की बात होती थी तो ज़मींदारों को रैयत लोग पैसा नहीं देते थे, ताकि जब अमला ऑफिसर आए तो ऑफकोर्स ज़मींदारों की ज़मींदारी नीलाम होने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम षड्यंत्र बचाया जाता था। और जोतदार जो थे बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, जो हमें दिनाजपुर के इलाकों में देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स ये जो क्या कहते हैं जो ज़मींदार होते थे वो अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए 2-4-3 तरीके हथकंडे अपनाया करते थे। नंबर 1, जो भी क्या कहते हैं बिक्रियाँ होती थी वो काल्पनिक होती थी, ऑफकोर्स फिक्शंस होती थी, जो किसी को नहीं पता चलती थी कि भाई सही मायने में क्या कहते हैं इस पे ऑक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है। दूसरा, ये ज़मींदारी होती थी, इस ज़मींदारी पे संपत्ति को जब भी कोई बोली लगाने के लिए आता था बाहर की तरफ से ज़मींदारों की ज़मीनों पे, तो उन पे जो उनके लठियार्स होते थे वो हमला कर देते थे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये दिक्कतें होती थी। और उसके बाद गई फिफ्थ रिपोर्ट में क्लियर कट ये बोला गया फिफ्थ रिपोर्ट की बात ये थी कि अंग्रेजों को जब ये लॉस हो रहा था तो कंपनी ने देखा कि यार कोई भी गवर्नर जब भारत के थ्रू जाता था तो इंग्लैंड के थ्रू वहाँ पे जाता था तो वो अमीर होके आता था, लेकिन कंपनी को लॉस होता था। तो फिफ्थ रिपोर्ट 102 पेजों की है, जो 1813 के अंदर ब्रिटिश की पार्लियामेंट में दिखाया गया। सिलेक्टिव कमेटी इसके लिए बैठाई गई थी, और सिलेक्टिव कमेटी का मेन काम था इस रिपोर्ट को तैयार करना, जो ये दिखाना चाहती थी कि कंपनी जो है भारत में किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन कर रही है। तो फिफ्थ रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव इस कमीशन का यही था कि कंपनी किस तरीके से माल एडमिनिस्ट्रेटिव कर रही है, कंपनी किस तरीके से ज़मींदारी सिस्टम के अंदर लूप होल्स को बना के उसका इस्तेमाल कर रही है, कंपनी किस तरीके से जो इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड की मोनोपोली बना रही है वो। तो मेन बात था कि जब कंपनी का शासन बंगाल के अंदर था तो बंगाल में गवर्नर की एक्टिविटी को पूरी तरीके से देखने के लिए कंपनी ने यहाँ पे फिफ्थ रिपोर्ट तैयार करी। फिफ्थ रिपोर्ट पूरी तरीके से कंपनी के काम की एक सीरीज़ थी जो रेगुलेट करती थी और बताती थी कंपनी कहाँ पे क्या क्या काम कर रही है। तो फिफ्थ रिपोर्ट जो थी ऑफकोर्स हमें पता 1812 के अंदर एक डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दिया गया था। इसका मेन ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कि द कंडीशन ऑफ जमींदार एंड द ऑक्शन ऑफ लैंड, द फिफ्थ रिपोर्ट स्टार्टेड द रेवेन्यू वाज नॉट रिलीज बाय द पंचुअलिटी एंड लैंड ऑफ द कंसिडरेबल एक्सटेंट वर प्रिडोटिकली एक्सपोज बाय द सेलर ऑफ द ऑक्शन। इसमें यही बताने की कोशिश करी गई थी कि ये कंपनी को जो भी पैसा मिलता था ना वो पैसा टाइम से नहीं मिल पाता था, और जो भी क्या कहते हैं ऑक्शंस हो रहा है वो ऑक्शन फर्जी होता था। इसी वजह से कंपनी ने कहा कि क्या कहते हैं रिसर्चर्स हैव केयरफुली एग्जामिन्ड दैट द फिफ्थ रिपोर्ट इन द वेरियस अचीव ऑफ बंगाल टू राइट द हिस्ट्री ऑफ
colonial rule in the Bengal, और दूसरा they suggested that fifth report aggravated the collapse of traditional zamindar in the Bengal and it is also over the estimated the scale of the which zamindar were losing their land। मतलब इसमें यही बताया गया कि जो कंपनी ने पैसे मांगे थे, जो कंपनी पैसे मांगते थे ज़मींदारों से, वो बहुत ज़्यादा होते थे। इसी वजह से ज़मींदार अपनी ज़मीनें खो रहे थे और कंपनी अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके पैसा वसूली करती थी और वहाँ पार्लियामेंट में दिखा देती थी कि पैसा मिला ही नहीं। तो ये एक दिक्कत वाली बात थी। अब बुकान एक कैरेक्टर थे जिन्होंने क्या कहते हैं संथालों के और पहाड़िया लोगों के बारे में बताने की कोशिश करी। बुकान के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। ये फ्रांस के एक फिजिशियन थे, भारत आए थे, बंगाल के अंदर इन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी लंबे समय तक काम करा। ये लॉर्ड वेजले के उस टाइम पीरियड में फिजिशियन से, कोलकाता में इन्होंने चिड़ियाघर बनाया था, अलीपुर के अंदर भी इन्होंने चिड़ियाघर बनाया था और ऑफकोर्स 1815 में वो बीमार हो गए, इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर उनकी माता की मृत्यु के पश्चात पूरी तरीके से उन्होंने ही पूरा अपना वंश चलाया और बाकी ये सब इसके बारे में बताया हुआ। अब यहाँ पे मेन बात है संथालों के बीच में और पहाड़ियों के बीच में। तो संथाल लोग जो ज़मीनों पे रहते थे और ऑफ कोर्स हल से काम करते थे, पहाड़िया लोग जो ऑफ कोर्स पहाड़ पे रहते थे कुदाल से काम करते थे। तो ये इसके बारे में ज़्यादा फोकस करने की आपको कोशिश करी गई है। जो पहाड़ों पे रहते थे तो उसमें पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि पहाड़ों के ऊपर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होती थी और पहाड़ों पे हम अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पहाड़ों पे जो लोग रहते थे ना, ये ऊपर निचले इलाकों पे अटैक करते थे और उनका सामान लूट के ले जाया करते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि पहाड़ी लोग जो थे ऑफकोर्स क्या कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग किया करते थे और ज़्यादातर ये लोग निचले लोगों को जो ज़मीनों पे रहते थे, जो प्लेन सरफेस पे रहते थे और उससे काम करते थे, क्या नाम है, बैलों से काम करते थे। तो वो लोग क्या कहते हैं जब पहाड़ की तरफ जाते थे तो पहाड़ के लोग ऑफकोर्स नीचे के लोगों को बहुत स्ट्रेंजर समझा करते थे। तो इसीलिए इनकी लाइफस्टाइल, पहाड़िया लोगों की लाइफस्टाइल ज़मीन पे रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में अलग हुआ करती थी, है ना। अब यहाँ पे मेन बात थी कि इनका मेन काम क्या था, जो पहाड़ों पे रहते थे इनका मेन काम था छोटे मोटे फूल इकट्ठा करना, महुआ के, रेशम के और कुनन करके, इन सब की चीज़ों से बिक्री करके ही ये अपना जीवन यापन चलाया करते थे। अब मेन बात ये थी कि पहाड़िया लोग जो पहाड़ों पे रहते थे सारा कुछ पहाड़ पे उगता नहीं था, तो इसीलिए कुछ चीज़ों को लेने के लिए उनको ज़मीनों पे आना पड़ता था। इसीलिए वो नीचे के इलाकों में क्या करते थे, रेड मार दिया करते थे। और रेड मारने का मतलब छापा मार पद्धति, इसका मतलब जितना काम होता था उतना फसलों को लूट के ले जाते थे और फिर ऊपर दोबारा पहाड़ों पर छुप जाते थे। अब ये दिक्कत होती थी किनको, ज़मींदारों को। ज़मींदारों को कहना ये था कि प्लेन सर्फेस पे हमें ज़मींदारों से, ज़मींदार जो होते थे किसानों से पैसा लेते थे, किसान लोग कहते थे कि पहाड़ी लोग हमारी फसल लेके चले जाते हैं और ये बताई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रॉब्लम। इसीलिए मैदानी इलाकों पे पैसा सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे ये लोग। इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, ड्यूरिंग 1770 ब्रिटिशर्स के लोगों ने पहाड़िया लोगों के साथ एक कह सकते हो रणनीति बनाई। रणनीति बनाने का मतलब था एक, मैं कहता हूँ सेटलमेंट करा। वो सेटलमेंट क्या था, वो सेटलमेंट ये था कि इन्होंने करा, ऑगस्टिन कैल्विन ने करा। उन्होंने एक पैसिफिकेशन, एक पीस बनाया। उन्होंने कहा कि तुम लोग नीचे के इलाकों पे अटैक ना करो, उसके बदले में हम आपको क्या कहते हैं, एक मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से आपका जितना पैसा होता है, जितनी ज़रूरत आपको पड़ती है ना, उतना हम आपको खुद ही दे देंगे। तो ये चीज़ क्या कहते हैं किया गया था, ठीक है ना। तो ये पहाड़िया लोगों की समस्या ऐसे ख़त्म हुई। फिर बाद में संथालों का जीवन आता है। संथालों का जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग था। संथाल लोग ये वही हुआ करते थे जिन्होंने क्या कहते हैं ज़मीनों को फर्टिलाइज करना सीख लिया था। तो फर्टिलाइज करने के लिए इनको 1810 के अंत तक ऐसा कहा जाता था कि जब इन लोगों ने पहाड़ी पार करके निचले इलाकों में आए, गाँव के इलाकों में, तो उन्होंने देखा कि संथाल लोग काफ़ी अच्छे थे, ये खेती के विस्तार के बारे में अच्छा जानते थे, मिट्टी के बारे में अच्छा जानते थे और इसीलिए इनसे ही कहा गया कि आपको दमन खोज के तहत आपको ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, जिसमें आपका मेन काम होगा कि एग्रीकल्चर करो, 40 गाँव से कुछ और गाँव बसाओ और गाँव बसाओ और गाँव बसाओ। जितना ज़मीन फर्टिलाइज होता चला जाएगा उतना ही इलाका साफ होता चला जाएगा और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न बाद में इनसे ही पैसा लिया जाने लग गया था और इसकी वजह से इन संथालों ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं अंग्रेज़ों के बीच में हो गई लड़ाई। और लड़ाई की वजह से क्या कहते हैं परिणाम ये हुआ कि बाद में जाके क्या कहते हैं ये युद्ध हुआ। तो ऑफ कोर्स जब युद्ध होगा तो भाई सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ लोग ही जीतेंगे क्योंकि उनके पास वेपन है, हथियार है, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये चीज़ मेन था। अब बाद में आगे वाला पार्ट जो है वो पेपर में नहीं आ रहा है, तो ये सारा पार्ट आपने नहीं पढ़ना है।
एक्सप्लेन सीरीज तो वैसे पहले भी अपलोड है इसके ऊपर, लेकिन जहाँ तक इस चैप्टर के अंदर आ रहा है मैंने आपको वहीं तक समझाने की कोशिश करी है। बाकी रैयतवाड़ी सेटलमेंट ये सब आपके पेपर में अभी तक नहीं आया है, तो आपको इस पर फोकस करना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही है इस पार्ट के अंदर। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए देखते हैं। मेन बात इस पूरे चैप्टर के अंदर है मंगल पांडे की स्टोरी के बारे में। 20 मिनट की सीरीज में मेन कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा और एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड है। इस 20 मिनट की सीरीज में आपको समझ में ये आएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। मंगल पांडे की सीरीज से स्टार्ट हुआ, जिसने मंगल पांडे ने क्रांति स्टार्ट करी। एक सिपाही, नॉर्मल सिपाही, कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी ज्वाला की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है, तो मंगल पांडे उनमें से एक था। मंगल पांडे ने हुआ सीन मंगल पांडे के साथ ये था कि कंपनी के बैरक में मेरठ के अंदर एक इन्फेंट्री फोर्स होती है पैदल वाली, उसमें मंगल पांडे काम किया करते थे। प्रॉब्लम ये हुई कि मंगल पांडे जन्म से ब्राह्मण थे और कहीं से रोमर्स फैलता हुआ ये आया कि ब्राह्मण को एक सूअर की चमड़ी से लगा हुआ लेप, कार्ट्रेज डेली मुंह से काटना पड़ता है, जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और ऑफकोर्स जब धर्म की बात आती है तो हम इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीन यही हुआ था कि मंगल पांडे ने पूरी तरीके से क्या किया, म्यूटनी कर दिया, दैट मीन्स विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो कभी भुलाया नहीं भूला जा सकता आने वाले कई सदियों तक। अब यहाँ पे मेन बात ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 के बैटल में जीत गई थी, वही बैटल का सामना उसे 1857 में करना पड़ा था। और ऐसा लग रहा था कि कंपनी का अब अंत हो सकता है। कंपनी में सारे लोग पूरी तरीके से कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो चुके थे। और ये आतंक इतना फैल गया कि मेरठ से शुरू हुआ और नॉर्थ के जितने भी हिस्से आप दिखाई दे रहे हैं मैप में आपको, वहाँ सारे जगह फैल गया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए झांसी हो सकता है। ठीक है, तो झांसी को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। झांसी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। झांसी है और साथ में झांसी से फिर आपको आ जाता है मेरठ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरी जानना है क्योंकि यहीं शुरू हुआ। और झांसी, रानी लक्ष्मीबाई साउथ के हिस्सों में नहीं फैल पाया, लेकिन नॉर्थ के काफ़ी हिस्सों में फैला। अब हाल फिलहाल यहाँ वहाँ की कहानी नहीं बताऊँगा, मेन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं तो मेन चीज़ें पढ़ेंगे। 19 मार्च के दिन ये सीन हुआ था। उसके बाद 8 अप्रैल के दिन मंगल पांडे को तुरंत फांसी दे दी गई। 29 साल की एज में, 29 साल की एज क्या होती है, उस एज में फांसी दे दी गई। 6 मई के दिन सारे बैरिक में मेरठ के सभी लोगों से गन छीन ली गई। लोगों को लगा कहीं कहीं फिर सीन ना कर दे और सिपाही भी। और 10 मई के दिन फाइनली तड़के सुबह 6 बजे सारे लोग निकल गए, बंदों को मार मुर के मेरठ से दिल्ली पहुंचे। 11 तारीख को रेड फोर्ट में पहुंचे और वहाँ पे थे आपके बहादुर शाह जफर सो रहे थे। उठाया उनको, उठो उठो उठो, क्रांति छिड़ चुकी है। वो तो कह रहे बूढ़ा आदमी मैं करूँगा क्या, मेरे से तलवार भी उठाई जाती नहीं है। लेकिन मंगल पांडे तो मर चुके थे, लेकिन सिपाहियों ने कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए तो जो राजा है वही है, आप ही तो राजा हमारे लिए। तो यहाँ से क्रांति 11 मई से स्टार्ट होती है। क्रांति के ग्रेवी को समझना ज़रूरी है कि क्रांति एकदम से तुरंत नहीं होती है। क्रांति के बहुत सारे बैकग्राउंड में रीज़न चल रहे थे। इन रीज़न को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरी तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे। मेन है पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल। ये सारे केसेस आपको पढ़ने ज़रूरी है। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडी अलायंस में नॉर्मल सा ये था कि एक राजा के दूसरे राजा से लड़ाई होती है तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि चलिए चलिए हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको अपनी आर्मी दे देंगे, बस शर्त आपको कुछ बातें माननी पड़ेगी। और वो शर्त जो थी वो सब्सिडी अलायंस थी। सब्सिडी अलायंस में जो शर्त थी वो राजा जब मान लेता था तो ऑफकोर्स ऐसे मकर जाल में उसको फंसाया जाता था जिससे उसकी टेरिटरी छीन ही जाती थी। तो इसको हम हिंदी में सहायक गठबंधन प्रणाली भी बोलते हैं। चूक का सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्लियर कट बोला था कि जिस भी टेरिटरी में जिसका बच्चा नहीं होगा, जिसका कोई वारिस नहीं होगा, वो टेरिटरी हमें मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये तो गलत चीज़ है ना। कुछ भी बना रहे हो, मतलब आप कुछ भी लॉ बनाते रहे हो और हमें मानना पड़ेगा, ऑफकोर्स मानना पड़ेगा, ऐसा हो रहा था। तो 2 चीज़ें थी। तो सब्सिडी अलायंस के तहत बहुत सारी चीज़ें थी। अंग्रेजों ने सारी बातें बोली थी। लॉर्ड बेजले ने इसे बनाया था, 1798 के अंदर बनाया था। ये सारी बातें कही गई थी, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ 4 बातें। उसके बाद था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को एनेक्स करा, जिसमें झांसी एक थे। उनके बेटे नहीं थे, एक तो डेथ हो गई थी और किसी को गोद
गोद लिया था उन्होंने, जिसको गोद लिया उसको भी ये लोग मान रहे नहीं है। तो ऑफकोर्स झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कहना ये था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे झांसी जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के अंडर में थी और पूरी तरीके से बैटल में ये लोग साथ आए थे। फिर वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है, फिर दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, वो था इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में ऐसा कहा जाता है कि जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे तो उन लोगों ने किस तरीके से 1813 का चार्टर लेके आए थे। 1813 का चार्टर मतलब ये था कि चाइना से अगर कोई व्यापार करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, और ये मोनोपोली उन्होंने इंडिया के साथ रखी और ये बिल्कुल गलत था। बहुत सारे लोगों ने क्या करा कि मतलब मान लीजिए कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी सामान बिकना या खरीदा जाएगा तो वो इंडिया के लोग सिर्फ ब्रिटेन से ही खरीदेंगे। एक ये बना दिया, ब्रिटेन के लोग चाइना से खरीदेंगे, ये बना दिया। तो इसलिए छोटे छोटे जो हमारे इंडिया के अंदर आर्टिसंस थे, क्राफ्टमैन थे, उनकी लाइफ बद से बदतर हो गई और जो पुराने जमींदारी सिस्टम थी वो भी खत्म होने लगी और जमींदारों से उनकी जमींदारी भी छीन ली गई। तो ये इकोनॉमिक कॉज था। और सोशल और कल्चरल कॉज तो ये था कि रंग के बिहाव पे, लैंड फॉर्म के बिहाव पे, विडो रीमैरिज के बिहाव पे, इंग्लिश दे दिया इन्होंने, हमें वो दे दिया, रेलवे का इंट्रोडक्शन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, उसके बाद क्रिश्चियनिटी में तब्दील करवा रहे हैं। और आप अपने एक छोटे में बच्चों के यहाँ पे होता है, यहाँ पे ओम बनवा लेते थे बच्चे, तो इवन वो भी तक मना कर दिया। अब यहाँ पे आप हाथ पे नहीं ले सकते, जयशंकर बोले फलाना ढिमकाना, तो ये सब नहीं लिख सकते। अंग्रेजों ने कहा कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ड्रेस कोड होगा आपका। तो सोशल और रिलीजियस कॉज में ये सिपाही भी नाराज हो गए कि कोई बंदा अल्लाह का कुछ पहनना चाहता है वो नहीं पहन सकता, कोई सिख पगड़ी पहनना चाहता है वो नहीं पहन सकता। हाँ, सिख पगड़ी पहन सकते थे, लेकिन सिख के और भी चीजें हो सकती ना, गिरबान रखना या कुछ कड़ा पहनना, ये सब नहीं था। तो ये चीजें नहीं थी उस टाइम पीरियड में, तो ये भी एक दिक्कत थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि अंग्रेजों ने हमारे भारत में घपलेबाजी वो इसी टाइम पीरियड पे लेके आए थे। इससे पहले हमारा भारतीय जो था ना वो घपलेबाजी नहीं करता था, तो ये हमारे भारतीयों की खासियत थी। तो घूस यहीं से शुरू हुई। इंडियंस लोग जो थे हायर पोस्ट पे जाने नहीं देते थे, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था जिससे जो निचली कैटेगरी के लोग थे वो खिलसते थे, ये तो गलत है। फिर मिलिट्री कॉज में ऑफकोर्स मिलिट्री के लोगों को क्या कहते हैं, कार्टेज जो था, कार्ट्रेज वो सूअर की चमड़ी के लेप से बनाया गया था, तो ये सबसे बड़ा मिलिट्री कॉज था। उसके बाद क्या कहते हैं, अब बात करते हैं जब ये सारे कॉज हो रहे थे तो इन सारे कॉजेज में से फिर हम देख सकते हैं कि कहां से किन किन लोगों ने क्या कहते हैं कहां से सपोर्ट किया था। और ये 6 मार्क्स का आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा कि कौन कौन बंदा कहां से इस लीडरशिप में रोल निभा रहा था। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली से ऑफकोर्स उनकी तबीयत खराब थी, तो उनके जनरल थे बख्तन खान, है ना, बख्त खान सॉरी, ये लड़ रहे थे। उसके बाद कानपुर से अगर हम बात करें तो कानपुर से हमारे नाना साहब पेशवा जो थे ऑफकोर्स ये थे, और इनके नाना साहब पेशवा जो थे वो ऑफकोर्स बाजीराव सेकंड के पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे नाना साहब, ये लड़ रहे थे। और झांसी से ऑफकोर्स क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई थी, और लखनऊ से ब्रजेश कादर, क्योंकि नवाज वालिद अली शाह को तो निकाल दिया गया था, तो उनकी वाइफ और ब्रजेश कादर जो थे वो लड़ रहे थे। और उसके बाद कुंवर सिंह जो थे आरा में कुंवर सिंह जो थे, बाबू कुंवर सिंह, वो आई थिंक कहाँ से, हाँ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से वो लड़ रहे थे, बिहार से ये लड़ रहे थे। उसके बाद एक अहमदुल्ला शाह, ये उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं हैदराबाद के आसपास के इलाकों से ये लड़ रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे, किनके साथ, नाना साहब के साथ लड़ रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे। तात्या टोपे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर इंडिया। उसके बाद शाहमल, एक यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बड़ौद, वहां से शाहमल जो थे वो लड़ रहे थे। अब मेन बात ये थी कि अफवाह जो फैली थी, 3 अफवाह मेन थी। एक अफवाह ये थी कि कार्ट्रिज के ऊपर सूअर की चमड़ी का लेप था और खाने के अंदर जो था वो गाय की हड्डी होती थी, उसका पिसा हुआ चूर्ण, ये एक अफवाह ये, और एक अफवाह ये। तीसरी अफवाह ये थी कि लोगों का ये मानना है कि ब्रिटिशर्स के जो टाइम पीरियड थे वो 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1857 में एक बैटल हुई थी, वो 1757 में बैटल हुई थी, उस बैटल को पूरे हुए 6 साल हो गए, क्योंकि वो 23 जून को हुई थी और 23 जून को अब इनका शासन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को लगा कि हाँ भाई ये क्या कहते हैं बैटल होने के बाद उनका शासन हो जाएगा खत्म। तो ये 3 अफवाहें फैली थी। और उसके बाद क्या कहते हैं ऐसी अफवाह जो थी बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ रही थी। अब दूसरा इसमें कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में जो रिफॉर्म हुए थे ना वो भी क्रांति का एक कारण हो सकता है, क्योंकि रिफॉर्म में उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए हमारे इंडिया के अंदर, जो हमें बुरा लगा। इंग्लिश स्कूल सेटअप करे, कॉलेजेस सेटअप करे, और वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट पढ़ाने लग गए ये लोग। इन लोगों ने सती प्रथा को खत्म करा, तो हमें लगा कि हमारे कस्टम में घुस रहे हैं। रीमैरिज की बात करी तो ये चीज़ हमें बुरी लगी। और दूसरा ये भी कहा गया कि बहुत सारे जो राजा थे वो मिस गवर्नमेंट चला रहे हैं, और उसके तहत उन राजाओं को हटाया गया।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने में मदद करी थी, जो लोगों को अजीब सी लगी क्योंकि सती प्रथा कई सालों से इंडिया में चलती आ रही है और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को बुरी लगी। हालांकि ये ठीक भी थी, लेकिन सोसाइटी में जो लोग थे उन लोगों को ये चीज़ बुरी लग रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये क्या कहते हैं, झांसी, सतारा, ऐसे बहुत सारे अवध के इलाके थे जो मिस गवर्नमेंट की वजह से कहा गया कि ये चलाने लायक आप लोग हो नहीं, इसीलिए आपसे इलाका छीन लिया जा रहा है। तो इसीलिए रिवॉल्ट जो था बहुत मेजर कॉज बना, जहाँ पर अवध के नवाब को सबसे पहले कैप्चर करवाया गया। कैसे? बंगाल तो इन्होंने सिराजुद्दौला से लड़के बंगाल कैप्चर कर लिया और बंगाल के बाद जो दूसरा प्रांत पास में आता है वो था अवध। अवध को इन लोगों ने कैप्चर करा और अवध को कैप्चर करने का तरीका देखो कितना खतरनाक था। अवध के राजा थे, उनसे से सबसे पहले 1801 के अंदर सब्सिडी अलायंस करा गया। सब्सिडी अलायंस मैंने आपको बताया था मिलिट्री कारण होता था, सॉरी पॉलिटिकल रीजन था। सब्सिडी अलायंस के तहत कहते थे कि हम आपको क्या कहते हैं ऐसे ऐसा ऐसा कुछ देंगे, सब्सिडी अलायंस में आप हमारे साथ साइन कर लीजिए। सब्सिडी अलायंस में जब साइन कर लिया जाता था तो उसके लिए क्या कहते हैं इनको अपनी सेना नहीं रखनी होती थी और इनको पता था कि जो अवध का रीजन है ना, अवध की जो जगह है वो इंडिगो के लिए उगाने के लिए बहुत अच्छी है वो मिट्टी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बारे में पता था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ समय के बाद उनको ये बोला गया कि आप यहाँ पे शासन नहीं चला सकते हैं, आपके बस की नहीं है। दूसरा, आप क्या कहते हैं जनता के बीच में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है और आपको शासन सही तरीके से चलाना नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको हमें अपना शासन सौंपना होगा। तो इस तरीके से डलहौजी ने क्या कहते हैं सबसे पहले शासन इनसे ले लिया और इनको कलकत्ता की जेल में जाके भेज दिया। तो ये सबसे बुरा तरीका था कि जेल में भेजा गया। और उसके बाद जो अवध के अंदर जो तालुकदार थे, जोतदार थे, जमींदार थे, मंडल थे, कुछ भी बोल लीजिए आप, उन सभी से भी क्या कहते हैं उनका शासन छीन लिया गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अपने राजा के प्रति वफादार थे तो पहले आप राजा को टैक्स दिया करते थे और अब आप राजा को टैक्स ना देते हुए आप जमींदारों को टैक्स देंगे, मतलब हमें यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देंगे। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी जो जमींदारी थी वो भी इनके ऊपर क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ परमानेंट सेटलमेंट के तहत उनसे ही पैसा वसूल करने के लोग लग गए। और इसके बारे में आखिर 10th चैप्टर में कंट्री एंड द कंट्री साइड वाले चैप्टर में पढ़ा था अच्छी तरीके से, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। समरी सेटलमेंट 1856 में हुआ था। इसके तहत वो ये था कि जितनी भी ज़मीनें थी वो सारी की सारी ज़मीनें ऑफकोर्स अंग्रेज़ों की हो जाएगी और इससे अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से जो किसान थे, ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे, उनको भी हरास करके उनसे पैसा निकलवाना चालू कर दिया। इसलिए बहुत सारे ज़मींदार भी जो थे वो क्या कहते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ हो गए थे, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हनवत सिंह थे एक जगह के बरेली के, उनके बारे में बताया गया। अब ऑफ कोर्स ड्यूरिंग क्या कहते हैं 1857 की क्रांति में बहुत सारे ताल्लुकदार और बहुत सारे राजा इसी वजह से क्रांति में साथ आए थे। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द इंडियन ऑफिसर्स शुरुआती समय में 1840 के अंदर जो रिलेशन था अंग्रेजों का अपने सिपाहियों के साथ वो काफ़ी अच्छा था, घुल मिल के रहना, होली त्यौहार, दशहरा, क्रिसमस एक साथ मनाना। लेकिन इस दंगे के बाद लोगों के मन में, ऑफिसर्स के मन में क्या कहते हैं एक भावना ऐसी पैदा हो गई कि ये लोग दोबारा से रिवॉल्ट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स 1857 क्रांति में ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का भरोसा इंडियन सिपाहियों से उठ गया, इसलिए गाली देना, उनसे दूरियां बनाए रखना और ऑफकोर्स मिसबिहेव करना, उसके साथ सिपाहियों को कार्ट्रिज छीन लेना उनसे और ऑफकोर्स उनके साथ वो इम्पोर्टेंस ना देना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुके थे। अब लोगों को ये लगता था कि अंग्रेजों को भगाना है, इसलिए लोगों ने इश्तिहार बनवाए 25 अगस्त 1857 में, जिसमें इन लोगों ने घोषणा के अंदर पूरी तरीके से इसे आजमगढ़ घोषणा कहा गया। आजमगढ़ घोषणा में ये बताया गया किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम, धर्मी अधर्मी जितने भी लोग हैं सारे लोग आपस में मिलके अंग्रेजों को भगाने में मदद करेंगे। अब रिबेलियन चाहते क्या थे? रिबेलियन चाहते थे कि वो एक विजन बनाए यूनिटी का जिसमें सभी लोग एक साथ हो सके। दूसरी, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ सिंबल बनाया जाए जिसमें जैसे होता है ना नेशनलिज्म को लाने के लिए कोई सिंबल लाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ सिंबल लाना चाहते थे। दूसरा ये चाहते थे कि अगर अंग्रेज नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, क्योंकि सभी की अपनी प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम थी? राजा कहते हैं कि हमें अपनी जमींदारी वापस दे दो, जमींदार कहते हैं कि हमें अपनी जमींदारी वापस दे दो, राजा कहते हैं अपना हमारा शासन वापस दे दो, सिपाही कहते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती ये जो कार्टेज वाला सीन हो रहा है ये हमें ख़त्म करवा दो, हमें अच्छी जॉब दे दो, हमारा घर बनवा दो। सबकी अपनी अपनी डिमांड थी। ट्राइबल्स कहते थे कि जो अंग्रेज हमसे टैक्स लेते हैं उनसे टैक्स लेना छोड़ दें। किसान कहते हैं जो हमें टैक्स देना पड़ता है हम टैक्स ना दें। सबकी अलग डिमांड थी। इसलिए हमने विजन ऑफ यूनिटी के लिए क्या करा, हमने सभी कास्ट के लोगों को एक साथ कहा और हमने कहा कि मोहम्मद और महावीर दोनों पड़ेगा। और जिस तरीके से 1857 की क्रांति
1757 की क्रांति हुई थी, खराब हो गई थी, ऐसी में 1814 की क्रांति को अच्छा करना है, तो ये चीज़ हमने कोशिश करी। दूसरा, रिबेलियन चाहते थे कि पूरी तरीके से सिंबल बनाना, तो सिंबल क्या कहते हैं, अन्याय के खिलाफ एक सिंबल बनाना चाहते थे। और सिंबल में इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को, फिरंगी राज को एक वो समझ के चले ये लोग कि फिरंगी राज जो है वही एक ऐसा राज है जिन्हें हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वही एक सभी समस्याओं का कारण हो सकता है, जिसमें किसान, ज़मींदार और राजा सभी पिस रहे, तो हमें इसी को नष्ट करना होगा। और इसी को नष्ट करने के बाद ही हमारा जो पुराना प्रीवियस लाइफ थी, जैसे हमारा पहला चल रहा था, वैसा सिस्टम दोबारा वापस आ जाएगा। दूसरा, हम सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव चाहते थे, इसलिए लोगों ने क्या करा, इसलिए लोगों ने कानपुर से, मेरठ से दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में वो चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर को दोबारा से सत्ता में ला सके, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ वो ये सारा शासन दोबारा चाहते थे। और इसके लिए इन लोगों ने क्या करा, इसके लिए इन लोगों ने कोर्ट बना दिए, अपनी खुद की सेना बनानी चालू करी, अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए दल बनाने चालू करे, साइड बाय साइड वो बैटल्स जो थे अंग्रेजों के खिलाफ छोटे बैटल्स लड़ भी रहे थे, लेकिन वही ऑर्गेनाइज नहीं था, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। और इसी वजह से क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी जो ये क्या कहते हैं सिस्टम था, ये जो विरोध हो रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, बहुत जल्दी उसको दबा दिया। दबाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, लैंड ऑनर्स को कहा, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनको कहा कि जो हमारे प्रति वफादार रहेंगे हम उनको अच्छा इनाम देंगे और उनको उनकी ज़मींदारी वापस दे देंगे, बस आप हमारी मदद करो रिवॉल्ट के अंदर। तो जगह जगह पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगाने के बाद बहुत से लोगों से हथियार छीन लिए गए, और ऑफकोर्स इनके पास गन थी, तो गन के सामने कौन बोल सकता है, सनी देओल तो है नहीं हम लोग की हम 32 गोली खाने के बाद भी जिंदा रहेंगे। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि जब क्रांति खत्म हुई तो बहादुर शाह जफर को लाल किले से भी निकाल दिया गया। 20 सितंबर 1857 के दिन लाल किले से निकाल दिया गया और उनको रंगून की जेल में भेज दिया गया। अब मेन बात ये होती है कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, तो उन्होंने छवियां बनाने की कोशिश करी और अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करी, जिसे पैट्रियोटिक इमेज बोलते हैं, जिसमें उन्होंने पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग, स्केचिंग, पोस्टर, कार्टून, बाजार की प्रिंटिंग, इन सभी में अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करी। कैसे, अगर हम देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे एक सिपाही, अंग्रेज सिपाही है, वो किस तरीके से अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसको द रिलीफ ऑफ द लखनऊ नाम से इसको जाना जाता है, इस पेंटिंग को। और ऑफकोर्स ये पेंटिंग बहुत महंगी है। इसमें किस तरीके से ब्रिटिश नायक कैम्बेल और ऑटरम और हैवलॉक जो थे लखनऊ की घेराबंदी से अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। दूसरा, इसमें दिखाने की कोशिश करेगी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द इन मेमोरियम में दिखाने की कोशिश करिए किस तरीके से सिपाही थे, इंडियन सिपाही, उन्होंने बेचारे ब्रिटिशर्स लोगों को, उनकी महिलाओं को किस तरीके से डरा धमका के उनको मार रहे। इसमें द मिस विलर ने इन्होंने अपना जान बचाने के लिए किस तरीके से गोलियां चलाई, तो ये एक मिस विलर पेंटिंग बहुत फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे द जस्टिस लेडी करके क्या कहते हैं, इन्होंने किस तरीके से सारे सिपाहियों को मार दिया, तो द जस्टिस करके पोस्टर बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद एक ये था जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से टाइगर है, टाइगर ऑफकोर्स बंगाल का क्या होता है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, बंगाल के अंदर टाइगर जो होता है वो बहुत फेमस होता है ना, टाइगर तो बंगाल में होता है, वो किस तरीके से बच्चों को और महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वहाँ पे वो इससे बचाने की कोशिश कर रहा है बंगाल का टाइगर, तो वो चीज़ बंगाल टाइगर को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे तोपों को लगा के किस तरीके से जो विद्रोह कर रहा था उनको उड़ा दिया जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। तो ये देखो फांसी लगाई जा रही लोगों के सामने, तो ये वही वाली बात है कि हमसे जो ऐठेगा वो घर बैठेगा, ये वाला सिस्टम था। उसके बाद यहाँ पे एक कनिंग है, लॉर्ड कनिंग, वो किस तरीके से इंडियन सिपाहियों को कितना छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि भैया हम आपको मदद कर दे, आपको क्या कहते हैं, कुछ कह नहीं रहे, नहीं तो हम आपको भी काट देंगे, आपको भी ख़त्म कर देंगे। अब ये तो था ब्रिटिशर्स लोगों ने, लेकिन हम इंडियंस लोगों ने भी लोगों के लिए नेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए रोल निभाया। क्या किया हम लोगों ने, हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक इंस्पिरेशन स्टोरी बनाई, और उसके बाद सोसाइटी में फॉरेन रूल को ख़त्म करने के लिए दिखाया गया कि किस तरीके से एक लेडी है, उसने क्या कहते हैं फिरंगी रूल को ख़त्म करने के लिए अपने बच्चे को साथ लेके गई। फिर हमने बहुत सारे गाने भी लिखे इनके ऊपर, ताकि ऐसा नैरेटिव लोगों के सामने लगे कि हाँ भाई सुभद्रा कुमारी ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, ये कहानी बनाई, जिससे लोगों के मन में क्या कहते हैं पूरी तरीके से एक अच्छी नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके। रिवॉल्ट जब खत्म हुआ, तो रिवॉल्ट खत्म होने के बाद बहुत सारे कॉजेज आए फेलियर के कि क्यों ख़त्म हुआ, मतलब ये क्रांति जो थी
पूरी तरीके से हो क्यों नहीं पाई? तो उसका कारण नंबर 1 कि नेशन वाइड नहीं था, ये नेता हमारे पास सही नहीं थे, सभी लोगों का इसमें सपोर्ट नहीं था, मॉडर्न एजुकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा गया, ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारी अच्छी गन थी जो उनके पास नहीं थी, है ना, और उसके बाद यूनिटी की कमी थी रिलीजियस को लेके। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म और ब्रिटिश की रानी जो थी उसके नाम पर इंडिया के अंदर क्या कहते हैं रोल निभा लिया गया और नई भारतीय सेना जो है वो बनाई गई और उससे फिर एक नया नेशनलिज्म जो था वो शुरू होगा, वो बाद में हम देखेंगे। और वहाँ पे फिर फाइनली था कि जो गवर्नर जनरल बनते थे वही वायसराय बन गए। ओके, तो इतना ही आपने समझना है इस पूरे पार्ट के अंदर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े तो हमारे सभी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी पे हम लोग अवेलेबल है। चैनल पे नए हैं तो जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर मेन नेशनलिज्म के बारे में बताया गया है कि नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है। एक्सप्लेन सीरीज में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फॉन्ट का आगे पीछे हो रखा है, लेकिन मेन हम एक्सप्लेन सीरीज में मेन कंटेंट पे काम करेंगे। मतलब मेन है कि नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, नेशनैलिटी की तरफ फोकस करना, पूरा एक चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी गई है। गैरीबॉल्डी जो ऑफ कोर्स इटली के थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, उसके बाद अमेरिका के हो चिन मिन वियतनाम के, और हमारे इंडिया के अंदर महात्मा गांधी, वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने हमारे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को पैदा करने की कोशिश करी। पूरे चैप्टर के अंदर फोकस ये करवाया गया कि 3 एरा के बारे में बताया गया, यानी कि गांधी के कुछ टाइम पहले भी देश में नेशनलिज्म की फीलिंग थी, यानी कि देश में मॉडरेट एरा जहां पर ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों से अगर हमें इंसाफ मांगना है तो हम एज अ पीसफुल तरीके से इंसाफ मांगे। फिर एक्सट्रीमिस्ट एरा आया, गर्मपंथी दल, लाल बाल पाल उसमें से एक थे, और ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजों से आज़ादी ले तो हम उनसे रिक्वेस्ट क्यों करें। फिर देन गांधी एरा आता है 1947 से लेके 1917 से लेके 1947 के बीच में, विच कम इन योर एग्जाम, और यही पेपर के अंदर आने का चांस है और यही पूरे चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी जी 1915 में भारत में आते हैं। सबसे पहले 1916 के अंदर क्या कहते हैं जब आते हैं तो फरवरी में क्या कहते हैं 1916 में साबरमती आश्रम गए। उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि गांधी जी अब काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं तो इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, वो जानने के लिए पहले तो आप पूरा ट्रैवल करिए, पूरे भारत को देखिए कि पूरे भारत में असल में है क्या, तो वो समझना ज़रूरी है। सो दैट इज वाई गांधी जी ने उनकी बात मानी और पूरे इंडिया को भ्रमण करा। पूरे इंडिया को भ्रमण करने के बाद गांधी ने पाया फाइनली कि इंडिया बहुत गरीब है, अब यहाँ पे सत्याग्रह चलाने की जरूरत है, और वही चीज गांधी जी को महात्मा गांधी बनाती है। एक व्यक्ति है चंद्रदेव सेन, इन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का वेपन जो था, जो असहयोग मैं कह सकता हूँ मतलब अहिंसा वाला, वो चीज महात्मा गांधी को पहले ही साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा बना चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने गांधी जैसे लोगों ने मिलकर गांधी के साथ नॉन वायलेंस पहले भी करा था। तो जब फाइनली इंडिया के अंदर गांधी जी आते हैं, और ऑफ कोर्स मॉडरेट एरा, एक्सट्रीमिस्ट एरा और गांधीयन एरा जो था वो पूरी तरीके से बहुत अलग था। मॉडरेट एरा के अंदर हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की ग्रोथ हो चुकी थी, क्योंकि इसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी थी और अंग्रेजों के साथ हम ऐसा मैं कह सकता हूँ इंसाफ से तरीके से काम करना चाहते थे और कहना ये चाहते थे कि भाई लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सट्रीमिस्ट एरा में लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भूपेंद्र चंद्र पाल, ये जो थे ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्र लोग थे और कहते थे कि हमें डंके की चोट पे आज़ादी लेनी है, आज़ादी हम लेके रहेंगे। उसके बाद था गांधीयन एरा, और गांधीयन एरा ने पूरी फिलॉसफी को बदल दिया। जब गांधी जी 1893 के अंदर भारत छोड़ चुके थे और 20 साल बाद जब भारत वापस आते हैं तो ऑफकोर्स गांधी जी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। गांधी जी उस टाइम पीरियड पे एक मीटिंग हो रही थी, मीटिंग थी नेशनल कांग्रेस की, और उसमें उनको बुलाया गया और वहाँ से उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। और ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पेपर में आने के चांस है, लखनऊ पैक्ट, होम रूल और राइज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। फाइनली जब इंदिरा कह रहा हूँ मैं, गांधी जी जब क्या कहते हैं 1916 के अंदर भ्रमण करने के बाद फाइनली जब BHU पहुंचते हैं 16 के अंदर, तो ऑफकोर्स इनकी जो स्पीच थी वो लोगों को काफ़ी अजीब सी लगी। उनका कहना सिंपल सा ये था कि ये जो अगर हमें आज़ादी लेनी है तो ऑफकोर्स हमें गरीब तबके के जो लोग हैं उसकी तरह सोचना पड़ेगा, उनकी ही तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही है
और अगर हम अमीर लोगों के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स जो गरीब दबे कुचले लोग हैं वो किस तरीके से आप उनका रिप्रेजेंटेटिव कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई ये जो स्पीच थी ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट की शुरुआत कह सकता हूँ मैं। और यहाँ से गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑफकोर्स गरीबों की डिमांड मानती थी, उनके अधिकार के बारे में लड़ती थी, तो उनके लिए क्या कहते हैं गांधी जी ने इसकी शुरुआत कर दी। तो यहाँ से अब शुरुआत होती है। राजकुमार शुक्ला वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने गांधी जी की स्पीच सुनी लखनऊ के अंदर, और दिसंबर 1916 के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करवाया गांधी जी ने कि वो बिहार के अंदर भी जो खराब स्थिति लोगों की है वो देखे। क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ला वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने गांधी जी को बताया कि चंपारण के अंदर किसानों की स्थिति कितनी खराब है और हमें उनकी बद से बदतर हालत को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो दैट इज़ वाई लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर पास होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं गांधी जी निकल जाते हैं चंपारण राजकुमार शुक्ला जी के साथ। और यहाँ से इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर गांधी जी की होती है एंट्री और गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट शुरू होते हैं। बिकॉज अगर आपको याद हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इसी टाइम पीरियड में चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि लोगों के पास ये अधिकार मतलब अंग्रेजों के पास सोच ये थी कि पहले वर्ल्ड वॉर जीत ले, और यहाँ पे गांधी जी अपनी आंधी लेके आ रहे थे। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट चंपारण एपिसोड, खेड़ा एपिसोड, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, ये सारे एपिसोड गांधी जी की लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट थे। अब हुआ क्या था चंपारण में, समझ लीजिए नॉर्मल सा है। चंपारण के अंदर मेन बेसिक फंडा ये बताया जाता है कि जब क्या कहते हैं ऑफकोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सारा सामान जो भी भारत के अंदर पैदा होता था वो सारा का सारा वॉरियर्स को, वॉर में लड़ रहे योद्धाओं को बेच दिया जाता था। और जो किसान खुद उगा रहे खुद बना रहे बेचारे उनको सामान जो था बहुत महंगा मिलता था। और इसी वजह से ये एक रीज़न बना देश के अंदर रेवोल्यूशन का। और बहुत सारे देश में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हुई थी। 1920 में आपातकाल आया, 1921 के अंदर आपातकाल आया, और उससे पहले भी आपातकाल मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हमें सत्याग्रह चलाने की जरूरत है। सत्याग्रह के लिए सिंपल सा है, सभी के रीजन का सम्मान करो। इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी ये थी कि सभी का बाइकआउट करना है जो सामान ब्रिटिशर्स का था, और ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस करना है। गांधी जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण की स्थिति बहुत खराब थी। मेन फोकस मैं आपको बताता हूँ क्या था। मेन फोकस चंपारण में ये था कि गांधी जी चंपारण इसलिए गए थे क्योंकि जो वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स थे जिन्हें हम कश्तकार बोलते हैं, उनको कुछ परसेंटेज जमीनों पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और नील खेती करने की वजह से उनकी जमीन बंजर पड़ जाती थी। और गांधी ने इसी के अधिकार के लिए वहां चंपारण में किसानों की मदद करी, और ऑफ कोर्स कुछ परसेंटेज का मुआवजा गांधी जी ने दिलाया था। उसके बाद 1918 में खेड़ा मूवमेंट के अंदर ऑफ कोर्स गुजरात में हुआ ये था कि क्रॉप फेलियर हो चुकी थी। क्रॉप फेलियर होने के बाद भी अंग्रेजों को क्या कहते हैं जबरदस्ती उनसे पैसा वसूला जा रहा था किसानों से, और गांधी जी ने इसके लिए लैंड रेवेन्यू के लिए कहा कि बिल्कुल गलत है। अगर आप ऑफ कोर्स जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या जिन लोगों के पास जिनकी फसलें खराब हो गई है, अगर आप उनसे पैसा लेंगे तो सिंपल सी बात है वो कहाँ से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी गांधी जी ने ऑफ कोर्स क्या कहते हैं सत्याग्रह चलाया और कहा कि लैंड रेवेन्यू टैक्स मत दीजिएगा, और लैंड रेवेन्यू टैक्स ना देने की वजह से ऑफ कोर्स गांधी की डिमांड मानी गई, और फाइनली यहाँ पे भी गांधी कामयाब हुए। दूसरा फिर एक और था, वो था अहमदाबाद मिल वर्कर्स का स्ट्राइक को लेके। ऑफ कोर्स ये था कि मिल वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में ये था, वर्कर्स कहते कि 50% सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर वर्किंग आवर बढ़ा दिए गए हैं तो ऑफकोर्स सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने क्या करा, इसके लिए गांधी जी ने फास्ट एंड टू दी डेथ, ये मतलब उन्होंने कहा कि मैं क्या कहते हैं एक फास्ट रखूंगा जो मेरे मरने तक ही खत्म होगा अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो ऑफकोर्स मिल वर्कर्स की बातें मान ली गई, और ऑफकोर्स कुछ 35% पे उनकी सैलरी जो है इंक्रीज कर दी गई। ये फास्ट गांधी का 21 दिन तक चला था। तो ये जो 3 रेवोल्यूशन थे ना वो गांधी को बहुत आगे लेके गए। ऑफकोर्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों को पता चला कि देश में बहुत सारे कांड हो रहे हैं, और गांधी जी कोई ना कोई सत्याग्रह करके अपनी बातों को मनवा लेते हैं। तो इसीलिए गांधी जी के खिलाफ या देश में ऐसा नेशनल मूवमेंट क्रिएट ना हो, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या करा, इसके लिए अंग्रेजों ने पूरी तरीके से शुरू कर दिया रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट मार्च में लगाया गया। इस एक्ट में सिंपल सा यही है कि किसी को भी क्या कहते हैं देश में मैं कह सकता हूँ आतंकवाद फैलाने के लिए अनऑथराइज कुछ भी कार्रवाई करने के लिए जेल में डाला जा सकता है। ये था रॉलेट एक्ट। उसके बाद रॉलेट एक्ट में पूरी तरीके से गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया।
बहुत शहरी इलाकों में, गांव जैसे इलाकों में सत्याग्रह चलाया गया, लेकिन कहाँ रुकने वाले हैं अंग्रेज। अंग्रेजों ने ऐसे सत्याग्रह को कुचलने के लिए, ऐसे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए गनों का इस्तेमाल करा, और ऑफ कोर्स जनरल डायर ने तो मार्शल लॉ तक लगा दिया। मार्शल लॉ के अंदर यही होता है कि अगर आप कहीं पे भी क्या कहते हैं 2-4 बंदे पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए मिल गए तो ऑफ कोर्स आपको मार दिया जाएगा या 2 साल के लिए जेल विदाउट एनी ट्रायल, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से पूरे अमृतसर के अंदर क्राउड जो है भड़क जाता है अंग्रेजों के खिलाफ और उन पे हमला कर देता है शहरों में, उनके पुलिस चौकियों के अंदर। दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड नेशनलिज्म मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं कह सकता हूँ एक जिम्मेदार या एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न बन सकता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से देश में पूरी तरीके से गांधी जी ने कहा फाइनली अब तो अंग्रेजों को निकालना ही पड़ेगा, और हमने चलाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने चलाया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में चला खलीफा मूवमेंट, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिंपल सा ये था कि गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर बात ये थी कि जो क्या कहते हैं रॉलेट एक्ट लगाया गया था और उसके साथ बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी, इसलिए गांधी जी ने कहा कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ेगा अंग्रेजों को, बहरी और गूंगी सरकार को सुनाने के लिए। दैट इज़ वाई यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। और इसी बीच मेन प्रॉब्लम ये थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं थे, और हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करने के लिए खलीफा मूवमेंट लॉन्च करा गया, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। खिलाफत मूवमेंट की सिंपल सी कहानी बस इतना सा समझ लेना कि ऑटोमन एम्पायर पे कुछ मुसलमानों के क्या कहते हैं खलीफा जो थे, सुल्तान जो थे वो रहते थे, और अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे ये टेरिटरी जीत ली थी, और ये टेरिटरी जीतने के बाद ऑफकोर्स इन्हें यहाँ से निकालना था। और यहाँ पे जो भारतीय लोग अपने खलीफाओं को इंपॉर्टेंट मानते थे उन्होंने भारत में ये आंदोलन छेड़ने की बात करी, और इसलिए गांधी जी को ये मुद्दा मिल गया। शौकत अली, मोहम्मद अली और कांग्रेस मेंबर सभी ने मिलके इंडियन मुस्लिम मूवमेंट चलाया, जिसमें खिलाफत मूवमेंट में डिमांड ये थी कि जो खलीफा है उनकी पावर को रिस्टोर करो। तो ऑफ कोर्स दोनों लोग एक साथ आ गए, और एक साथ आने के बाद गांधी जी ने इसे अपॉर्चुनिटी देखी, और यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम मूवमेंट दोनों ही एक साथ चलते रहे। इसमें नॉर्मल ज़्यादा कि सभी छात्र लोग स्कूल नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट लॉयर जो है रिफ्यूज़ कर देंगे, कोर्ट में लड़ाई और लड़ेंगे नहीं, मतलब केसेस वेसेस। जो वर्किंग क्लास है ऑफ कोर्स फैक्ट्री सिटीज़ में काम करते हैं वो काम नहीं करेंगे। नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट लॉ चलाया जाएगा। अवध के अंदर जो किसान थे ऑफ कोर्स उन्होंने पे करने से मना कर दिया पैसा। ये सेम वैसा ही था जैसे कि मंगल पांडे के युद्ध में सारे लोग एक साथ आ गए थे, ऐसे ही गांधी जी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये विरोध जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था लोकल लीडर्स के हाथ में चला गया, और जब लोकल लीडर्स के हाथ में चला गया तो चोरा चोरी कांड हो गया, और उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी 1922 के अंदर ये कांड होता है, और जिसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट खत्म करना पड़ता है, और मार्च 1922 के अंदर गांधी जी को हो जाती है 6 साल की जेल। 6 साल की जेल उनको होती है, और 6 साल की जेल में, लेकिन 6 साल की जेल पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं। उनके अच्छे कार्य की वजह से क्या कहते हैं उनको 2 साल के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है। जब 1924 में बाहर आते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। इस बीच गांधी जी कैसे लीडर थे ये बताने की कोशिश करी गई है। नॉर्मल धोती पहनते थे, नॉर्मल लोगों की तरह लगते थे, उनकी तरह भाषा देते थे, अपना ज़्यादा टाइम चरखा बिताने में और अपने खुद के कपड़े बनाने में समय बिताते थे, और यही लोगों से भी कहते थे कि ऐसा ही करो। गांधी जी की अफवाह ये थी कि ये पहले व्यक्ति थे जहाँ जहाँ ये जाते थे अंग्रेज उनसे डरते थे। ऑफकोर्स बहुत से लोगों का ये कहना है कि गांधी के आने की वजह से ही अंग्रेजी सरकार खत्म होगी। बहुत से लोग उनकी क्रिटिसाइज करते थे कि जहाँ जहाँ गांधी जाते थे वहाँ लोगों के घर टूट जाते थे। तो अलग अलग मिथ है, अलग अलग सोच है, लेकिन गांधी जी के आने की वजह से नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ऑफकोर्स उसमें फ़ायदा ये हुआ कि अलग अलग भाषाओं की न्यू न्यू ब्रांचेस गरीबों की मदद करने के लिए गांव गांव तक खुलने लग गई, और अलग अलग भाषाओं में खुलने लगी। तो वो अपने आप में अच्छी बात है। और गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने समाज में सुधार की बात करी थी। चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ना, ये सारे काम उनके मेन थे। तो अभी तक कहानी हमारी जो थी वो खिलाफत मूवमेंट से लेकर 1922 तक चली, और मार्च में कैसे उनको जेल हो जाता है और 1924 में वो बाहर आते हैं, क्योंकि जेल तो 6 साल की होती है चोरा चोरी कांड की वजह से, लेकिन गांधी जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। लेकिन 4 साल तक वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि 1928 में साइमन गो बैक मूवमेंट चला था। तो ऑफकोर्स गांधी जी उसमें नहीं गए थे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग साथ में थी। और प्लीजेंट सत्याग्रह,
बरदौली में हुआ था, तो वहाँ पे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि कहानी यहाँ से शुरू होती है 1929 से। 1929 में लाहौर सेशन दिसंबर में होता है और इस टाइम पीरियड पे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, चेयरमैन थे। और इसी समय दिसंबर 1929 के अंदर यहाँ पे होता है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड, जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया होता है। हमारा मेन मकसद है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तुम्हारे बस की नहीं, अब हम देश चलाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए चलाया गया था 1930 के अंदर सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च चलाने का मेन मकसद ये था कि गांधी जी मानना चाहते थे 11 डिमांड्स। उन्होंने कहा कि वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ अगर हमारी 11 डिमांडें पूरी नहीं होगी तो ऑफकोर्स हम आंदोलन कर देंगे। आंदोलन ऑफकोर्स 11 डिमांड लॉर्ड इरविन ने मानी नहीं, और इसकी वजह से गांधी जी इसका परिणाम निकालते हैं कि 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से लेकर लास्ट डांडी तक, यानी कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक लगभग 24 या 21 दिन की इन्होंने क्या कहते हैं रैली करी, और जिसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने जोड़ लिया। मेन मकसद ये था कि सभी लोगों को बताया जा सके कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग खाते हैं, और अगर उस पर मोनोपोली गवर्नमेंट सरकार यानी कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स लगा देगी तो वो नमक पे भी टैक्स कर देगी, जो सरकार नहीं बनाती है वो प्रकृति बनाती है। सो दैट इज़ वाई सॉल्ट मार्च एक ऐसा मार्च था जिसमें शुरुआत 78 लोगों से हुई थी कि लेकिन कई हजारों लोग गांधी जी के साथ उस टाइम पीरियड पे जुड़ गए थे। ये खबर ऐसी थी जिसमें महिलाएं एक साथ जुड़ गई, जो काफ़ी नॉर्मल लोग थे वो जुड़े। ये बहुत ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी जिन्होंने बाहर की मीडिया को कवरेज करा, और लगभग 1930 के अंदर 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था यहाँ पे। और नमक सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस बड़ा खतरनाक था, लार्ज ऑफ पीपल जुड़े, अमेरिका की प्रेस में देखने को मिला, और उसकी वजह से फाइनली गूंगी और बहरी सरकार ने हमसे बात करने की शुरुआत करी। और इसीलिए गांधी जी जब जेल में चले जाते हैं इस नमक सत्याग्रह के बाद, 60,000 कैदियों को कर लिया गया था बंद, तो जनवरी 1931 के अंदर गांधी जी को जेल से निकाला गया। लेकिन ऑफ कोर्स इस बीच होता है गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 के बीच में था, लेकिन ये पहला गोलमेज सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि गांधी जी खुद ही जेल में थे। सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी जाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उनका मेन मकसद था, वो कह रहे थे कि हमें सबसे पहले जो बेचारे जेल में डाले हुए प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनको छोड़ो, उनको निकालो। तो गांधी जी की डिमांड थी जब भी हम क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, तो निकाला गया। और फाइनली गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में 7 दिसंबर 1931 के अंदर जाते हैं कांग्रेस की पैरवी करने के लिए। लेकिन वहाँ डिस्प्यूट क्या होता है, गांधी जी कहते हैं कि पूरे देश को कांग्रेस देख रही है और ऑफ कोर्स यही पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के लिए। और मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना था वो कहता था कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके लिए हम सोचते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना था कि भाई ये दलित लोगों को, निचली कास्ट के लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं उनकी पैरवी करता हूँ। तो इस हिसाब से सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था वो भी फ्लॉप हो गया। गांधी जी को जब लगा कि भाई क्या कहते हैं ये फ्लॉप हो चुका है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने दोबारा से इंडिया के अंदर सिविल डिसोबेंस मूवमेंट चला दिया। और सिविल डिसोबेंस मूवमेंट चलाने के बाद देश के अंदर बहुत लंबा बवाल चलता रहा। अब इस बीच की कोई स्टोरी आपको ज़्यादा याद करनी नहीं है, लेकिन मेन आपको ये याद करना है कि 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों छिड़ा। इस छिड़ने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 1939 के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और वो वर्ल्ड वॉर 1945 तक चला था, तो उस बीच हमने 1942 के अंदर इंडिया क्विट मूवमेंट क्यों चला दिया। उसका सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि हम लोग अंग्रेजों की मदद करना चाहते थे और बदले में हम ये कह रहे थे कि हिटलर को हम हराएंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन बस अब हमें आज़ादी दे देना। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको आज़ादी नहीं देंगे। तो यहाँ से कहानी बिगड़ जाती है, और कहानी बिगड़ने के बाद यहाँ से अब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ सिविल डिसोबेंस मूवमेंट और बाद में इंडिया क्विट मूवमेंट लॉन्च कर दिया। और फाइनली जब ब्रिटेन में एक नई सरकार, एटली की नई सरकार चुनती है, तो ऑफकोर्स लेबर पार्टी वहाँ पे आती है और लेबर पार्टी कहती है कि अब हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। तो यहाँ पे फिर बाद में आज़ादी हुई, फिर देश में पार्टीशन हुआ वगैरह वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। ये सारा कुछ आपने 11th क्लास के अंदर अब पढ़ा होगा। विभाजन कैसे हुआ ये आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ लिया होगा।
जब हम 12th क्लास की पॉलिटिकल पढ़ा रहे थे। हाँ, गांधी जी का लास्ट हीरोइक डेज ये था कि वो चाहते थे कि 15 अगस्त के दिन जिस दिन हम झंडा फहरा रहे थे, वो आखिरी क्षण तक यही चाह रहे थे कि भाई भारत और पाकिस्तान एक ही रहे, उनकी हारमोनी एक ही रहे, लेकिन ऑफकोर्स वो नहीं हो पाया। लास्ट हीरोइक टाइम यही था। नाथूराम गोडसे ने उन्हें बाद में गोली मार दी थी, क्योंकि उन्हें ये कहा, नाथूराम गोडसे को ये लगता था कि ये मुसलमान लोगों की ही पैरवी कर रहे हैं ये, और इसी वजह से गांधी जी का राजनीतिक करियर बिल्कुल अलग ही हो गया। ना तो किसी क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में गए, ना किसी उसमें गए, वो इसीलिए महात्मा बन गए। गांधी जी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। गांधी जी को लिंकन की तरह कंपेयर करा गया कि ऐसा हार्ड मास का व्यक्ति कभी इस धरती पे दोबारा नहीं जन्म ले सकता है, वगैरह वगैरह। सो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर यही था। चैप्टर का नाम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये 15 चैप्टर है। टर्म 2 के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर आ रहा है। अगर आप ऑफकोर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ सभी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम पे सभी जगह जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से एक उथल पुथल का दौर चालू होता है। वो आपको पता था कि इससे पहले हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये पढ़ लिया था कि विभाजन के बाद भारत में जब डिवाइडेशन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान किस तरीके से अलग हुआ था, तो उसके पीछे आपको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात है कि पार्टीशन क्यों हुआ, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की गलती थी या नेहरू जी की गलती थी या खुद लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे भारत को अलग करना चाहते थे, उसमें एक थ्योरी नहीं दी जा सकती। बहुत सारे रीजन उसमें बैकग्राउंड में चल सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फाइनली हम लोगों ने 14 तारीख को पाकिस्तान और 15 तारीख को इंडिया हमारा जो था वो आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या कहते हैं एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति के साथ मिलन एक भाषण लिया, जिसे हमें अर्धरात्रि का सूर्योदय के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन संविधान सभा को जब इन लोगों ने अपना संविधान बनाया, ऑफ कोर्स फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे कि हमारा जो देश है, ऑफ कोर्स हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें समाज के पुअर और डिसएडवांटेजेस ग्रुप के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा, और हमारा मेन मकसद यही था कि हम इस पे ही काम करेंगे। ऑफ कोर्स जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे सामने 3 चुनौती थी, नेशन बिल्डिंग को लेके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी को लेके, और ऑफ कोर्स एंटायर सोसाइटी के बारे में, सभी के बारे में अच्छा सोचना। तो आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा? नहीं। अब यहाँ पे संविधान बनाने की जो शुरुआत थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से शुरू हुई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन 299 लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसको बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगा। अब जो प्रोसेस लगा आप वो देख सकते हैं कि बनाते बनाते हमने 26 जनवरी 1950 में भारत का सबसे लंबा और सबसे मजबूत कानून बनाया, जो पूरी भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कानून है दोस्तों। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल भी है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें हमें समझनी है। लेकिन ऑफकोर्स हमें पता है कि 1946 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है और लास्ट 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। अब 1946 से ही क्यों शुरू होता है, क्योंकि 1946 से इसलिए मैं कह सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए टोटल 11 सेशन हुए थे, 165 मीटिंग्स हुई थी। उन मीटिंग्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ऑफकोर्स उनकी वोटिंग हुई थी। उनकी वोटिंग के लिए हम कह सकते हैं कि हमने जब उनको चुना तो चुनने के बाद हमने कमेटियां, सब कमेटियां बनाई, और उसके बाद फाइनली हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लग के हमने 26 जनवरी 1950 को तो हमने लागू करा था, लेकिन 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान पूरा हुआ था। इसीलिए इसे कहते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए लगे। अब हमारा संविधान हमें बहुत कुछ देता है, भारत को सभी को सार्वभौम देता है, उसके साथ साथ समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, नागरिक के अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता सभी की बात करता है। और ऑफकोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही नहीं है, बहुत सारी चीजें जो एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1946 से, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि संविधान सभा की निर्माण जो हमारी हुई थी ऑफकोर्स उन लोगों ने 26 जनवरी 1950 में से लागू तो कर दिया, बनाने में 26 नवंबर 1949 में समय लिया इन्होंने, लेकिन 299 मेंबर जो थे ऑफकोर्स यही हमारे संविधान सभा में थे और इन्होंने ही हमारे संविधान को तैयार करा। संविधान सभा को तैयार करने के लिए 1946 के अंदर इलेक्शन हुआ था, जिसमें ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस जो थी उसने 91.3 वोट जो थी वो ऑफकोर्स इन्होंने कैप्चर करी थी, और मुस्लिम लीग ऑफकोर्स अपनी सीटों को बचा नहीं पाई थी। इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि वो अपनी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इन्हें सिर्फ और सिर्फ 86% वोट मिली थी। बाकी ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस जो थी वो विजय कर रही थी, और यहाँ पे टोटल मैं कह सकता हूं कि 509 सीटों में से 442 सीटों के अंदर पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस का कब्जा था।
और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फिर यहाँ पे जो पार्टी थी मतलब कांग्रेस पार्टी, उनका मजबूत हिस्सा मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था। इस तरीके से यहाँ पे कहीं कहीं लोगों का विरोध भी चला। ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग ही एक ऐसी सोलो पार्टी है जो मुस्लिम इंडियन के मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचती है, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करती है, जबकि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के बारे में सोच रही है। तो ऐसा बहुत सारा विवाद छिड़ा। लोगों ने ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ऑफकोर्स वो हिंदुओं की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कांग्रेस की है, नेहरू की है। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा। टोटल कह सकते हैं कि उस समय पॉपुलेशन में 12% लोगों ने वोट डाला था, और ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे 1% इन द इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल असेंबली, और सेंट्रल असेंबली से सिर्फ 1% ही लोगों को चुना गया था। दोस्तों ये चुनाव नॉर्मल चुनाव की तरह नहीं था जो आप हर 5 साल के अंदर चुनाव में वोट डालते हैं, उसकी तरह नहीं था। ये जो चुनाव हुआ था ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बैठने वाले लोगों के लिए ही चुनाव करा गया था। अब उसके बाद तो हमें पता था कि ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगा था, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1946 के अंदर, जो संविधान सभा की बैठक के लिए बना था, ऑफकोर्स ये उसके बाद रद्द हो चुका था, क्योंकि कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और सारी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर दोबारा जब हम लोग आज़ाद हो गए और ब्रिटेन, मतलब हम लोग आज़ाद नहीं हुए, जब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकल गया, तो निकलने के बाद क्या कहते हैं वहाँ पे अब ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार आती है, एटली की सरकार, जैसे लेबर पार्टी कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि भारत को अब आज़ाद कर दिया जाएगा, और भारत को आज़ाद करने के लिए इलेक्शन कराने ज़रूरी है और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी ज़रूरी है, और उसे ही हम लोगों ने कैबिनेट मिशन का नाम दिया। ब्रिटेन की तरफ से 3 लोग आए और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक असेंबली तैयार करनी पड़ेगी, और ये आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ कैबिनेट मिशन के बारे में। हम लोगों ने क्या करा, हमने स्टेट और प्रिंसली स्टेट और सभी लोगों को रिजर्वेशन दी। हमने कहा 10 लाख लोगों के ऊपर किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा, और ये अच्छी बात थी। हमने सीटों का रिजर्वेशन दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जनरल सभी लोगों को हमने सीटों का रिजर्वेशन दिया, और यहाँ पे हमने हर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सभी लोगों को 10 से 15% लोगों को वोट डालने का अधिकार हमने दिया था। तो अच्छी बात यह है कि मुस्लिम लीग को भी संविधान सभा के अंदर बैठक मतलब वोट करने का या वोट में पार्टिसिपेट करने का हक था, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडियंस की बन रही थी उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। वो कहते कि भाई ये जो असेंबली बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ किनकी है, हिंदुओं लोगों की है या भारत के लिए। इसीलिए उस समय बैठक के अंदर 211 लोग ही बैठ पाए थे और ये उस असेंबली से निकल गए थे, और सिर्फ अकेली कांग्रेस ही बची थी जो उनके मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर थे। तो टोटल हाल फिलहाल हमारे पास 299 मेंबर बन गए थे। 299 मेंबर ने ही पूरी तरीके से संविधान सभा के अंदर मैं कह सकता हूं कि पूरा दारोमदार जो था वो संभाला। अब यहाँ से स्टार्ट होती है जब दारोमदार संभाला, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर असेंबली के अंदर अब आती है मुख्य लोगों की आवाज़ें, मुख्य लोगों की डिमांड और मुख्य बातें जो आपके पेपर के अंदर आएगी। यहाँ पे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 299 लोग थे उनमें सभी में से डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसे थे जिन्होंने ऑफकोर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे वो, और उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा था। उसके बाद KM मुंशी बॉम्बे स्टेट के होम मिनिस्टर थे, और उसके बाद अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर ये उस समय पे एडवोकेट जनरल थे। उसके बाद क्या कहते हैं और भी लोग थे जो असेंबली के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन ऑफकोर्स डिबेट किस चीज़ पे चलनी थी, डिबेट थी लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज को लेके सबसे बड़ी डिबेट थी पूरी की पूरी सभाओं के अंदर कि भाषा कौन से इस्तेमाल करी जाएगी। उसके बाद व्हाट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम नेशन शुड बी फॉलो, कौन सा राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम होगा जो भारत को फॉलो करना चाहिए, और व्हाट मोरल वैल्यूज इट शुड बी अपहोल्ड, और कौन सी मोरल वैल्यूज जो है भारत के नागरिकों को अपनानी चाहिए। ये सारी की सारी समस्याएं जो थी वो मेन समस्या थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और जिस समय संविधान बनाया जा रहा था। तो एक एक करके बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने 13 दिसंबर 1946 के दिन सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946, ऑफ कोर्स याद रखिएगा इसको प्रियम्बल कहा जाता है, और ये चीज पेपर के अंदर आने के चांस है। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि प्रियम्बल थी क्या, मतलब जैसे होता है ना कि एक संविधान, देखो एक्सप्लेन सीरीज हमने पूरी अपलोड करी हुई है, मैं माफी चाहूंगा कि मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वही जरूरी है 20 मिनट की सीरीज में समझने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मेन ये था कि प्रियम्बल जो था ऑफकोर्स वो पेश हुआ, और यहाँ पे विजन देखा गया। विजन सरकार का विजन ये देखा गया कि अगर हमें संविधान बनाना है तो सबसे पहले संविधान बनाना जरूरी है, और संविधान बनाने के लिए एक नक्शा तैयार होना जरूरी है। तो नक्शा कुछ हमारा ऐसा था कि इस प्रियम्बल के अंदर पूरा भारत हमारा होगा, जो भारत में आना चाहता है आ सकता है, लोकतंत्र है, सभी की भलाई के बारे में सोचा जाएगा, सभी को न्याय स्वतंत्रता समानता आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से
और प्राकृतिक रूप से सभी को देने की कोशिश करी जाएगी। तो ये मेन प्रियम्बल के अंदर बात हो रही थी और हुई भी थी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था एक आइडिया डिफाइन करना था कि भारत बनेगा कैसे। जैसे भारत जो होगा वो सोवरेन रिपब्लिक होगा, भारत में पूरी तरीके से आज़ादी उसी के सिटीजन्स के पास होगी, डिसीजन मेकिंग की, सभी लोगों को क्या कहते हैं इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास और ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों को भी सेफ गार्ड दिया जाएगा। तो बेसिक बातें थी जो ऑफ कोर्स प्रियम्बल में करनी थी, और इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो आज़ाद भारत था उसको एक डायरेक्शन मिल पाया, और यही चीज़ हमने अपने संविधान के अंदर बनाई। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हमें देखने को मिल रही थी। जैसे कि नेहरू जी की प्रतिक्रिया अलग थी, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था आपका सोमनाथ लाहिरी जी। ये इसके ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर हम लोग सोवरेन हैं, अगर हम संप्रभुत्व हैं, तो सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि हमें दूसरे लोगों से आज़ादी मांगने के लिए, या दूसरे लोगों से हमें क्या कहते हैं, अगर हम आज़ाद हो चुके हैं तो ऑफकोर्स हमें क्या कहते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए संविधान सभा है हमें उनका भी त्याग कर देना चाहिए। मतलब अगर हम लोग सोवरेन हैं, मतलब उनके द्वारा जो अंग्रेजों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दी थी, हम सेम वैसे ही फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो सोमनाथ लाहिरी जी का कहना यह था कि ब्रिटिशर्स ही आर्क टू बी फ्री फ्रॉम ऑफ इंपीरियल इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट या क्रिएशंस है हमें उससे निकल जाना चाहिए, और हमें अपनी खुद की नई पार्लियामेंट बनानी चाहिए जिससे हम अपने देश का संविधान बना सके। हालांकि हम बना रहे थे, लेकिन सोमनाथ लाहिरी जी का अलग शब्दों में कहने का मतलब सिंपल सा यही था कि ये जो संविधान सभा बनाई गई है इसमें भी तो ब्रिटिशर्स का ही इंटरफेयर है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद भारत बनाना चाहते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर ना हो। तो यहाँ पे सोमनाथ लाहिरी जी का मैं कह सकता हूँ कि अलग एक तरीके का परसेप्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये फोकस करना है आपको। दूसरा ये था कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ऑफ कोर्स समाज को सोशली चेंज करने की पास्ट में कोशिश करी थी, और वो ये भी चाह रहे थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो ऑफ कोर्स सभी की इक्वालिटी, स्वतंत्रता, उसके बाद लोकतंत्र, जस्टिस, ऐसे जो आइडल्स होते हैं ना, आदर्श, हमें इसको ही देख के अपना संविधान बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो संविधान था वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट से गुजरा है। वो ऑफकोर्स 1858 से 1861 से इन सभी चीज़ों से हम लोगों ने अच्छी चीज़ें उठाई। जब हम लोग अपना संविधान बना रहे थे तो हमने ये सारे एक्ट में से भी अच्छी अच्छी बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली थी, जो ऑफ कोर्स 1937 के अंदर एक हमारा हुआ था। ये तो एक होगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात। दूसरी बात ये थी कि लखनऊ सेशन हुआ था 1916 के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि जनसंख्या के हिसाब से हम एक सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी बनाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि जो हिंदू होगा उसके लिए अलग सेपरेट, मतलब सेपरेटली वोट करने वाले लोग होंगे, और जो मुस्लिम होगा उनके लिए अलग सेपरेटली वोट करने वाले लोग होंगे। क्या आज़ादी के बाद भी ऐसा होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन चल रहा था, क्योंकि 1937 के इलेक्शन में तो ऐसे ही हुआ था जब अंग्रेजों ने करवाया था, और ऑफकोर्स उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बहुत डिस्प्यूट हुआ था। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन मेन बात ये थी कि हमें ये जानना था कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग होते हैं उनके राइट्स के बारे में किस तरीके से सोचा जाएगा। हाउ आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू बी डिफाइंड, वर द ऑप्रेस्ड ग्रुप हैव द स्पेशल राइट्स, what right should be minorities have। मतलब अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब सेपरेटली अल्पसंख्यक लोगों के लिए मतदान का तरीका बना रहे हैं, तो क्या ये सही होगा कि हम सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी बनाएं? माइनॉरिटीज के अधिकार को कैसे देखा जाना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं जो समाज में दबे कुचले डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनके हक के बारे में क्या सोचना चाहिए। तो ये बहुत डिबेट चला पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बहुत सारे मेंबर्स ने इसके लिए ये कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे बनाया गया था वो उस टाइम तक के लिए ठीक था, लेकिन अब आज़ाद भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बनाना आज़ाद भारत के अंदर वो दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ के हक के बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि इससे बहुत सारा ब्लडशेड होगा, मतलब इन फ्यूचर ये लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में ही लड़ते रहेंगे, इसलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं बनाना चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरीके से ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों को हक मिल सके, ना ही कि लड़ाई की बात हो सके। अब यहाँ पे मेन बात है कि एक सोशलिस्ट लीडर थे NC रंगा,
उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को हमें इकोनॉमिकली टर्म के हिसाब से कमजोर देखते हैं, तो हमें उनके अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमने अधिकार के बारे में सोचा, हमने कहा कि हम लोग उनको स्पेशल राइट्स और प्रोटेक्शन देंगे, मतलब कहाँ पे, रिजर्व सीट के रूप में, किसमें, पार्लियामेंट में, जो ऑफकोर्स आज भी होता है। दूसरे, इन्होंने कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, कई सालों से हम लोग क्या कहते हैं, कई हजारों सालों से हम लोग गुलाम बने हुए, तो हमें अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए कुछ शब्द, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, सेग्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ही रेज दैट इशू ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। उन्होंने कहा कि हमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बनाना चाहिए, हम सालों से दबे कुचले हैं। लेकिन ऑफ कोर्स गांधी जी हु सेड दिस इज सेग्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर हमने ऐसा कर दिया, अगर माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए हमने अगर रिजर्वेशन की बात करी, मतलब अलग से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करी, तो वो समाज से भी अलग हो जाएंगे, इसीलिए गांधी जी ने इस चीज की मना कर दी। तो बस ये बात करी गई कि ऑफ कोर्स हमें लेजिस्लेचर इलेक्शन के अंदर हमें जो रिजर्वेशन है वो देना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर फाइनली ये कहा गया कि हाँ, इनको हिंदू टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, इसलिए एजुकेशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और दूसरी और जगहों में, रोजगार में इनको रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है। अब दूसरी बात हो रही थी, इस वाले ऊपर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बात ये करी जा रही थी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में अधिकार जो है कैसे बंटने चाहिए। तो इसके लिए हमने बहुत सही तरीका निकाला, वो था हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में से बोलते संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें हमने विषय बांट दिए और बोला कि हर किसी का अपना अधिकार है, जिससे सेंट्रल जो है वो मजबूत रहेगी, है ना। तो ये हमने फोकस कराया, ये अच्छी बात थी। और दूसरा, अगर और कोई भी दिक्कत होती है तो ऑफकोर्स वो सेंट्रल के अंडर में ही आएगी, जैसे हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था, जिसे हम अपशिष्ट शक्ति बोलते हैं, इसे हम रेसिड्यूरी पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्यों अपनाया हमने फेडरल स्ट्रक्चर, तो ऑफकोर्स 11th क्लास में आपने पढ़ा था। अब भाषा को लेके प्रॉब्लम थी, भाषा को लेके तो बहुत से लोग कहते थे कि हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और वही कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा होनी चाहिए। कई महीनों तक भाषा के ऊपर डिबेट होती रही। गांधी जी ने ये कहा कि कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। ऑफकोर्स उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को कहा कि ये राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि यार हिंदी को अगर आपने नेशनल भाषा बोल दिया। आर.वी. धुलविकर मेड अ स्ट्रॉन्ग प्ले ऑफ द हिंदी बट लीडर फ्रॉम द साउथ फेयर्ड दैट द डोमिनेंस ऑफ द हिंदी। मतलब साउथ के लोगों का यही कहना था कि हमें हिंदी तो आती नहीं है, तो आप लोग हिंदी भाषा हमारे ऊपर जानबूझ के क्यों थोप रहे हो, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, बहुत से एक व्यक्ति थे बाबू चिंतनमणि विनायक धुलवेकर, इन्होंने कहा कि जिनको हिंदी नहीं आती है तो उन्हें हिंदुस्तान से निकल जाना चाहिए। तो ये तो गलत था। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए बात ये हुई कि संविधान सभा के अंदर म्यूचुअल एडजस्टमेंट के तहत इस पे बहस छिड़ी और ये कहा गया कि ठीक है, हमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को दोनों को ही एक साथ रखना चाहिए। हाँ, हमने फिर 22 लैंग्वेज को रिजर्व कर दिया था और वो आपको पता है हमारे अलग से शेड्यूल के अंदर लिखे गए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।